अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू नैयर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया दी ब्लैक होल टीम का जिन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया कि मैं आप लोगों से बात करूँ। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो अपना वक्त निकाल के आए हैं मेरी बात सुनने के लिए। अगर जो लोग देख रहे हैं लाइव या जो बाद में देखेंगे तो उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टॉपिक है अ लेमैन्स गाइड टू क्वांटम वर्ल्ड। क्वांटम वर्ल्ड वो दुनिया है, जैसे अभी नैयर ने बताया, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स के ज़रिए एक्सप्लोर करते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स वो थ्योरी है जो हम फिज़िक्स के स्टूडेंट्स को जो इनरोल होते हैं यूनिवर्सिटी में, उन्हें 5वें 6ठे सेमेस्टर में पढ़ाते हैं। और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि स्टूडेंट उस सब्जेक्ट में मुश्किल से पास होते हैं। तो अब इस टॉपिक में, इस टाइटल में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाएगा कि कोई अगर इतनी मुश्किल थ्योरी है तो क्या उसको इतने सादा आम फहम बयान तरीके से बयान किया जा सकता है कि जो आम आदमी जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है फिज़िक्स में वो उसको समझ सकें। तो ये मेरा टेस्ट है और आप लोगों ने इस टॉक एंड पे मुझे बताना है कि मैं इसमें कितना को कामयाब हुआ। लेकिन इसके बाद दूसरा अहम सवाल ये है कि अच्छा अगर ये ऐसा कर भी लिया जाए तो इस सारी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या है, कि ये इस मशक का क्वांटम मैकेनिक्स को आम लोगों को बताने का, या अगर क्वांटम मैकेनिक्स से आपकी शनासाई हो जाती है तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा। ये इस तरह से है कि जैसे अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हो तो फिर उस ज़बान में लिखा गया अदब, उसका जो कल्चर है, उसका जो मौसीकी है, उसके ऊपर आपकी उससे भी शनासाई हो जाती है। और बाज़ का ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो आप जानते होते हो लेकिन आपको एक मुख्तलिफ जाविया मिल जाता है उन्हीं चीज़ों को देखने के लिए। अगर ये काइंडली अगर ऑन कर दें स्लाइड्स, आपको एक जाविया मिल जाता है कुछ ऐसी चीज़ों को नए सिरे से देखने का जिनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर होते हो। ये मेरी कोशिश है आज कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके मुतालिक हम लोग ज़िंदगी में हर कोई कभी ना कभी ज़रूर सोचता है। नेचुरल सिलेक्शन, इंटेलिजेंट डिज़ाइन, डू आवर थॉट प्रोसेस इज़ फ्री। हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रियलिटीज़ क्या हैं, उनके दिमाग कोई कनेक्शन है कि नहीं है। मेरा ये ख्याल है और मैं ये अपना केस पेश करूँगा कि क्वांटम मैकेनिक्स से थोड़ी सी शनासाई हासिल करके आप इन मुश्किल सवालात को एक नए तरीके से देख सकते हो। आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाएगा जो इन्हीं चीज़ों को देखने के मुतालिक। तो इसमें भी मैं कितना को कामयाब होता हूँ या नहीं होता हूँ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो स्टफ़ मैं आपसे शेयर करूँगा ये मैंने ज़्यादातर जो है hackernoon.com यू ओशन यहाँ पे इसको लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको जाके पढ़ सकते हो। और अगर आप मुझसे कोई फीडबैक देना चाहो और या बाद में कभी डिस्कशन करना चाहो किसी टॉपिक के ऊपर तो ये मेरा जीमेल का अकाउंट है। ओके, सो शुरू करें। तो अब बेसिकली हमने बात करनी कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। अभी नैयर कह रहे थे कि आपको इक्वेशंस की इजाज़त नहीं है, तो बहुत थोड़ी सी इक्वेशंस आपकी इजाज़त से मैं यहाँ यूज़ करूँगा। और वो भी ऐसा होगा कि वो अब मुझे नहीं ख्याल कि आप लोगों को मुश्किल पेश आएगी, लेकिन अगर आप लोग कोई पूछना चाहो, आप लोग को लगे कि हाँ भाई ये मैथमेटिक्स जो है अनफेम होनी नहीं चाहिए मेरे दानिश में, लेकिन अगर अनफेमिलियर है तो हम थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको रिव्यू कर सकते हैं। बाकी इस जगह पे कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इस जगह पे कोई मैथमेटिक्स नहीं है। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स? क्वांटम मैकेनिक्स इज़ अ थ्योरी that allows us to calculate the probabilities of random events happening in nature at the very fundamental level। ये है जिस तरह से मैं क्वांटम मैकेनिक्स को अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि क्या चीज़ है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने थोड़ा सा समझना है, वो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप बात करें कि नेचर एट द फंडामेंटल लेवल। ये पॉइंटर आपको नज़र आ रहा है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। ये ग्रीन कलर सही नज़र आ रहा है ना? नेचर एट द फंडामेंटल लेवल। नेचर एट द फंडामेंटल लेवल से मुराद है कि जो नेचर जिसमें हम लोग जी रहे हैं, जो हमारे सामने मौजूद है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं जिससे ये चीज़ें सब कुछ बना हुआ है, उनके इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। डैट इज़ द फंडामेंटल लेवल जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब नैयर ने बताया कि जो हमारे पास मैटर के फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं उनसे फेमिलियर है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और जो हमारे पास एनर्जी आ रही है, जो लाइट आ रही है, उसके हमारे पास जो यूनिट्स हैं या जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो फोटॉन्स हैं। फोटॉन को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये देखो कि अगर हमारे पास एक लाइट सोर्स है और वहाँ से हमारे पास जो लाइट आ रही है तो ये कुछ पार्टिकल्स हैं जिनको हम फोटॉन बोल रहे हैं। अब वो पार्टिकल जो हैं सोर्स से एमिट होते हैं, हम तक पहुँचते हैं, हमारी आंखों में एब्जॉर्ब होते हैं और हमारे अंदर हम देख पाते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं। अब अगर कोई लाइट जितनी ज़्यादा इंटेंस होगी इसका मतलब है कि उतनी नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा हैं।
कोई लाइट जितनी अगर हम डिम करते चले जाएंगे, इसका मतलब कि फोटॉन जो है वो उनका नंबर कम हो रहा है। अगर हम इनका कलर चेंज करेंगे लाइट का, तो हम देखेंगे फोटॉन्स की एनर्जी चेंज हो रही है। सो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनके आपस के इंटरेक्शन को हमने स्टडी करना है। ओके, सो अब इनके जो इंटरेक्शन की खास बात है वो ये पॉइंट है कि इनका जो फंडामेंटल इंटरेक्शन है ये रैंडम इवेंट्स है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अगर आज की टॉक में सारा का सारा हमारा एम्फेसिस इस चीज़ पे होगा कि हम इस रैंडमनेस को समझ सकें। अगर आप इसको समझ गए तो फिर ये जो है मतलब टॉक इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगी। रैंडम से क्या मुराद है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा इवेंट बिटवीन एन एटम और फोटॉन या किसी और मॉलिक्यूल और एटम बिटवीन एटम ये कब होगा, और ये किस अगर डिफरेंट पास हैं उसके तो वो किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक एटम है, एक एटम फोटॉन को एब्जॉर्ब करके एक एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक ग्रुप और बंच ऑफ एटम्स है और हमने उसके ऊपर कोई फोटॉन भेजा है, हमें नहीं पता कौन सा वाला एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, ठीक है। वो कितनी देर तक एक्साइटेड स्टेट में रहेगा वी कैन नॉट से। वो एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, कब आएगा वो डू नॉट नो। जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो फोटॉन एक नया एमिट होगा, किस फ्रीक्वेंसी का होगा, एक हम रेंज की बात कर सकते हैं कि किस रेंज का होगा, लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। और वो फोटॉन किस डायरेक्शन में चला जाएगा और फिर कहाँ जाएगा हम नहीं बता सकते। ये सब के सब जो है रैंडम इवेंट्स हैं, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मसला है हमारे साथ नेचर में एट द फंडामेंटल लेवल। अगर आपको याद हो या आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो कि ये जो फीचर है ये वो चीज़ है जिसके मुतालिक आइंस्टाइन वाज नॉट हैप्पी। जब ये क्वांटम थ्योरी बनी थी तो आइंस्टाइन जो है वो इस चीज़ से खुश नहीं था कि यहाँ पे हमारे पास ये रैंडमनेस क्यों आ रही है। अगर आपने कहीं पढ़ा हो, उसका एक मशहूर मकौला है जिस उससे मंसूब किया जाता है, जिसमें वो कहते हैं गॉड डजंट प्ले डाइस। सो ये रैंडम इवेंट्स हैं, ये तो इस तरह से हो रहे हैं ना कि जैसे कोई भी इवेंट होने लगता है तो गॉड एक डाइस थ्रो करता है या एक कॉइन को टॉस करते हैं और उसके रिजल्ट के ऊपर डिसाइड करते हैं कि क्या होना है, शुड द इंटरेक्शन गो इन दिस वे और शुड द इंटरेक्शन गो इन दिस वे। तो आइंस्टाइन वाज नॉट हैप्पी विद दिस थिंग। और अभी भी हमारे पास यही सूरत हाल है कि हम अभी भी नहीं बता सकते कि जो फंडामेंटल इंटरेक्शन है वो किस तरह से होंगे और कौन से पाथ को फॉलो करेंगे, लिहाजा वो बेसिकली जो है रैंडम इवेंट्स है। अच्छा, अब अगर ये रैंडम इवेंट्स हैं और बेसिकली नेचर क्या कर रही है कि ये जो फंडामेंटल इंटरेक्शंस है इसकी इन्फॉर्मेशन को हमसे हाइड कर रही है, हमसे छुपा रही है। ये नेचर के सीक्रेट्स हैं जो हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन नेचर एक चीज़ नहीं छुपा सकती, वो इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को नहीं छुपा सकती, ठीक है। हम ये तो नहीं पता, जिस तरह से अगर रेडियोएक्टिव एलिमेंट है तो हमें नहीं पता कि रेडियोएक्टिव जो एटम है वो कब डिके करेगा। हम बिल्कुल, आपने इसको ग्रेड आई थिंक 8, 9, 10 में पढ़ा होगा कि हम एक लाइफ टाइम बताते हैं जो हमें एक अंदाज़ा बताते हैं कि कितनी देर में ऑन द एवरेज कितने एटम डिके कर जाएंगे, लेकिन एक रेडियोएक्टिव एटम कब डिके करेगा वी कैन नॉट से। और अगर उसके मल्टीपल पाथ्स हैं तो वो किस पाथ के थ्रू डिके करेगा हम नहीं कह सकते। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हम जो प्रोबेबिलिटीज़ है, इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ है, इनके जो इम्कानात हैं वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेचर उनको हाइड नहीं कर सकती। ओके, सो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स है क्या? क्वांटम मैकेनिक्स जस्ट एक थ्योरी है जो हमें ये बताती है कि ये प्रोबेबिलिटीज़ हमने किस तरह से कैलकुलेट करनी है। डेट्स इट। मैं इसको एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ कि व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स इज अ थ्योरी दैट अलाउज अस टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज of events happening in the nature at fundamental level. Why do we need probabilities? Because they are random events. We cannot predict कि कौन सा इवेंट कब होगा। तो अब एक तो ये तरीका है कि हम बिल्कुल ये कह दें कि ओके, चूँकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो लिहाजा हम इसको खुदा की मर्जी जान के छोड़ देते हैं और हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर नहीं करते। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि अच्छा, हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं, वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम एक ऐसी थ्योरी बनाएं जो हमें इन प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना सिखा दे। वो थ्योरी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स है। बीच में अगर कहीं आप रोकना चाहो, कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ क्लियर ना हो, मैं सही बयान नहीं कर पाऊँ, तो आप प्लीज़ रोक लें और उसको मैं दोबारा कोशिश करूँगा दोहराने की। सो इज़ दिस थिंग क्लियर? ठीक है, चले आगे। जी, आपने कहा कि इवेंट्स की प्रॉबिलिटी ना, अब मैं कह रहा था कि ये इवेंट्स भी बताए जाएं कि ये कौन से हैं, क्योंकि मेरे जहन में हो सकता है कि हॉस्पिटल के अंदर कोई आप देखना चाह रहे हैं, कोई रोड एक्सीडेंट के बारे में देख रहे हैं, या आप कोई कॉलेज एडमिशन के इवेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये हमने बात की है ना, इवेंट्स इन हैपनिंग इन द नेचर एट द फंडामेंटल लेवल, कि नेचर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक अभी हम बात की ना कि हम दो वर्ल्ड्स में जी रहे हैं, एक ये क्लासिकल वर्ल्ड है, बल्कि अभी हम इस पर बात करेंगे रैंडमनेस में।
और हम ये बात करेंगे कि जिन इवेंट्स की आप बात कर रहे हो क्या वो वाकई रैंडम हैं भी कि नहीं, अब इसी पे थोड़ी देर में हम बात करेंगे। लेकिन अभी जिन इवेंट्स की बात हो रही है, जो क्वांटम मैकेनिक्स जिस इवेंट से डील करती है वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी, कि सारा का सारा मैटर जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, एनर्जीज हैं, फोटॉन्स हैं, उनके इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अभी मैं इसकी एक मिसाल दूंगा तो ये आपका जो सवाल है ना, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ओके, ये अगर आपको क्लियर नज़र आ रहा है या ये लाइट्स वगैरह डिम करने की ज़रूरत है कि इसको ज़्यादा बेहतर किया जा सके? ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रैंडमनेस को एक्सप्लोर करते हैं, जो भी हमारे पास क्वेश्चन भी आया है। तो एक रैंडमनेस है जिससे हम ऑलरेडी बहुत फेमिलियर हैं और हम जानते हैं कि अगर हम कॉइन को टॉस करें तो ये भी एक रैंडम इवेंट है, क्योंकि जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो आप नहीं बता सकते कि आपके पास जो रिज़ल्ट है वो हेड आएगा या वो टेल आएगी। और ये मतलब आप जिस तरह से भी आपका सवाल था कि ये भी एक रैंडम इवेंट है, तो क्या हम इसको लिए भी हम प्रोबेबिलिटीज़, इसकी भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। सो लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटीज़ को वर्कआउट करना क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस? वो डिफरेंस क्या है कि ये जो कॉइन है, इस कॉइन के अंदर अगर बेसिकली कॉइन ये ऐसा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिव टू इनिशियल कंडीशन। कोई ऐसा सिस्टम है कि जिसकी इनिशियल कंडीशंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है फर्दर डायनामिक्स की। सो इनिशियल कंडीशन आपने थोड़ी सी चेंज कर दी तो डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप लोगों ने शायद कहीं नाम सुना होगा बटरफ्लाई इफेक्ट का, कि आपने किसी एक जगह पे कोई थोड़ी बहुत चेंज की इनिशियल कंडीशंस में और वो इतना को डायनामिक्स को चेंज करेगा कि किसी दूसरे एंड के ऊपर एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की आपको आउटपुट मिल सकती है। सो टॉस ऑफ अ कॉइन भी इस तरह की चीज़ है कि आपने कॉइन रखे, अगर आप बिल्कुल कोशिश करो कि जिस तरह से मैंने पहले कॉइन को टॉस किया है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से दोबारा टॉस करूं तो आप नहीं कर पाते, क्योंकि इनिशियल कंडीशन डिफरेंट हो जाती हैं। ओके, ये बात आप लोग समझ रहे हो ना कि ये जो है सेंसिटिव टू इनिशियल कंडीशन है। लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास एक बड़ा आइडियल किस्म का कॉइन हो, ठीक है, और जिसकी हमें सारी डायमेंशंस का पता हो, हमें उसका वेट का एग्जैक्टली पता हो, हमने बिल्कुल उसका जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जहाँ पे सारी की सारी फोर्स लग रही होती है उस पर एग्जैक्टली बैलेंस किया हो। फिर जब हम उसको टॉस कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम उसको कितनी एनर्जी दे रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर पाएँ। फिर हम ये बता सकें कि अच्छा जब हम इसको टॉस करेंगे तो हाउ मच एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू स्पिनिंग मोशन, कि उसकी जो स्पिनिंग मोशन होगी वो कितनी फास्ट होगी, कितनी एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम होगी, कितनी एनर्जी से कॉइन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे आएगा। इन प्रिंसिपल हम ये सारी चीज़ें वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम ये सारी चीज़ें वर्कआउट कर लें तो फिर इन प्रिंसिपल हम बता सकते हैं कि कॉइन जब गिरेगा तो वो हेड पे गिरेगा या वो टेल पे गिरेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो रैंडमनेस है वो किस वजह से है कि देयर इज़ इंफॉर्मेशन बट विच इज़ मिसिंग, या हमारे पास कंट्रोल नहीं है एक्सपेरिमेंट के ऊपर, कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन है और उस मिसिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से जो एक आपके पास जो एक आप इवेंट को देख रहे हो वो आपको रैंडम नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इवेंट इसको मैं बोलूँगा कि ये रैंडम नहीं है, ये अपेरेंट रैंडमनेस है ड्यू टू मिसिंग इन्फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हमने थोड़ा सा टाइम गुजारना है, देखना है कि अगर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस टाइम जो चीज़ बिल्कुल मतलब जो डिटर्मिनिस्टिक थी वो भी रैंडम अपीयर हो सकती है। ठीक है, अच्छा वो भी हमारे पास रैंडम अपीयर हो सकती है। इसका एक और तरीका भी है, अगर जिस तरह से आजकल जिस हम टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप एक कॉइन को टॉस करो और बिल्कुल हाई स्पीड कैमरा के ज़रिए आप उसकी स्नैपशॉट्स लो तो आप उसकी मोशन को डिकोड कर सकते हो और फिर आप कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशंस कर सकते हो। आपको बता देगा कि अगेन वो जो हमने बात की थी, इसको कितना थ्रस्ट मिला, इसको कितनी स्पिनिंग मोशन मिली, ये कितना ऊपर जाएगा, और फिर आप बड़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये हेड पे फॉल करेगा या टेल पे फॉल करेगा। सो ये हमारे पास एक रैंडम इवेंट है, लेकिन ये जो इवेंट है ये अपेरेंटली रैंडम है और ये रैंडमनेस है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। देयर इज सम इंफॉर्मेशन विच इज़ मिसिंग। अगर वो इन्फॉर्मेशन हम ले आए या हम वो कंट्रोल ले आए, जो सेंसिटिविटी टू इनिशियल कंडीशन है, अगर हम वो कंट्रोल ले आए तो फिर टॉस ऑफ अ कॉइन विल नो लॉन्गर बी अ रैंडम इवेंट। अच्छा, अब एक और, जिस तरह से आपने रोड साइड एक्सीडेंट की बात की थी, सपोज करो कि आप एक ट्रैफिक रोड के ऊपर मौजूद हो और आप देख रहे हो कि आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्टली ये आपका जो है, जो आपका व्यू है, वहाँ पे आप देखते हो कि कितनी रेड कार गुजरती हैं। तो इसको भी आप रैंडम कह सकते हो, क्योंकि जाहिर है कि अगर आप बिल्कुल एक सामने देख रहे हो, साइडों से नहीं देख रहे हो, सामने जितनी कार्स आ रही हैं वो अगर
उसमें से जब काउंट करना स्टार्ट करते हो कि रेड कार कब आई है, तो एवरी टाइम यू गेट अ रेड कार इट विल अपीयर एज अ रैंडम प्रोसेस टू यू एग्री। लेकिन एक दूसरा साहब जो कहीं दूर बैठा हुआ है और वो सैटेलाइट से उस पूरी सिटी की ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है, उसको पता है कि रेड कार कब कहाँ पे आएगी। यू गेट दिस पॉइंट। इसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन है आपको एक चीज़ इस वजह से रैंडम नजर आ रही है क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन ही है। जिसके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसके लिए वो रैंडम नहीं है, ये सूडो रैंडम है। ठीक है, एक और मिसाल लेते हैं। हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर हर लैंग्वेज के अंदर कोई एक फंक्शन होता है जो एक रैंडम नंबर को जनरेट कर देता है। इसके में ज़रूरत पड़ती है लॉटरी के लिए, जब हमने डिसाइड करना होता है कि विनर कौन है, तो हम एक एल्गोरिदम रन करते हैं और वो एल्गोरिदम हमें एक रैंडम नंबर बता देते हैं। लेकिन अगेन क्या ये वाकई रैंडम है? ये तो एक एल्गोरिदम की मतलब उसकी प्रोडक्ट है। अगर उस एल्गोरिदम को हम दोबारा रन करें, बेसिकली जो रैंडम नंबर जनरेटर होते हैं उनके अंदर एक सीड नंबर होता है जहाँ से वो अपनी कैलकुलेशन का आगाज़ करते हैं और एंड के ऊपर वो एक रैंडम नंबर जनरेट कर देते हैं। लेकिन अगर हम उसको दोबारा रन करें और वही सीड नंबर दोबारा दें तो वही रैंडम नंबर दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब है कि ये भी रैंडम नंबर नहीं है। इस तरह से अगर आप कोई और मिसाल दो, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि इस तरह से ना, बल्कि ये चीज़ है जिस पे आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हो। मेरा ये कहना है कि क्लासिकल वर्ल्ड में जितनी रैंडमनेस है वो बिकॉज ऑफ मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, कि कोई इन्फॉर्मेशन है जिस तक हमारी दस्तरस नहीं है और इस वजह से वो हमें अपेरेंटली रैंडम नज़र आती है। लेकिन जैसे अभी नैयर ने बताया कि जो हमारे पास लाज हैं जो ये क्लासिकल वर्ल्ड को गवर्न करते हैं, जिनको हम न्यूटोनियन लाज कहते हैं, वहाँ पे वो फुली डिटर्मिनिस्टिक है। आपको इनिशियल कंडीशन पता है, आपको इंटरेक्शंस का पता है, आपको एग्जैक्टली पता है कि हाउ द सिस्टम विल इवॉल्व। ठीक है, सो ये मेरा कहना है। आई होप कि यू आर कन्विंस्ड कि इन क्लासिकल वर्ल्ड apparent randomness is due to the lack of information. You do not have information. इसको कंपेयर करें उस रैंडमनेस से जिससे मैंने बात की थी शुरू में। क्वांटम लेवल पे जो रैंडमनेस है वो प्योर रैंडमनेस है, वहाँ पे कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के मुतालिक आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी मौजूद है। उसके बावजूद जब वो इंटरेक्ट करेगा किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ या फोटोन के साथ, वो रैंडम होगा। यहाँ पे कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सबसे क्रूशियल स्टेप है कि क्वांटम मैकेनिक्स में द रैंडमनेस इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज इनहेरेंट ओवर देयर। ये वाकई ट्रू रैंडमनेस है। और क्लासिकल वर्ल्ड में जो रैंडमनेस है दैट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इज इट क्लियर? इस पे बल्कि अगर आप लोगों में से फिजिक्स कुछ लोग पढ़ते हो तो हम थोड़ी सी और बात कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि आइंस्टाइन वाज नॉट हैप्पी विद क्वांटम मैकेनिक्स बिकॉज ऑफ दिस रैंडमनेस, कि यहाँ पे रैंडमनेस मौजूद है। तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट ये आया था कि शायद क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी अभी इनकम्प्लीट है। शायद हमारे पास ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मिसिंग है, कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं। जैसे अगर आपके पास आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके आप एनर्जी की बात कर सकते हो, स्पिन की बात कर सकते हो, मोमेंटम की बात कर सकते हो, जो कुछ भी आप मेजर करते हो उसकी बात करते हो। शायद उसके अलावा कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें अभी नहीं पता, लेकिन बाद में जब हमें उन्हें पता चल जाएगा तो फिर हमारी क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगी और फिर ये डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी बन जाएगी। जैसे न्यूटोनियन लॉज है, इट विल नो लॉन्गर रिमेन द वे इट इज़। ओके, उनको हम बोलते हैं हिडन वेरिएबल थ्योरीज, के हिडन वेरिएबल थ्योरीज आई कि अगर ओके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे जिनकी वजह से ये रैंडमनेस जो है इसको हम ओवरकम कर लेंगे। लेकिन अगर आपने बेल इनइक्वालिटीज़ का नाम सुना हुआ है, नहीं सुना हुआ लोगों ने? बेल इनइक्वालिटीज़ का, बेल इनइक्वालिटीज़ थी, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स ने रूल आउट कर दिया था कि नो, देयर आर नो हिडन वेरिएबल थ्योरीज, देयर इज नो मिसिंग इन्फॉर्मेशन, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। दिस इज हाउ नेचर बिहेव्स, नेचर इज रैंडम एट द फंडामेंटल क्वांटम लेवल। ओके, इज दिस थिंग क्लियर? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो फिर बाकी टॉक का मज़ा नहीं आएगा। कुछ मुझे दोहराने की ज़रूरत है जी? अच्छा, ये जो अपेरेंट रैंडमनेस तो आपने बड़े अच्छी एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स ग्रेट। और मेरा ख्याल है कि ये जिनके लिए एक गैम्बलर के लिए तो रैंडम ही है, लेकिन एक फिजिसिस्ट या एक साइंटिस्ट या एक इंजीनियर के लिए जो मैकेनिक्स को जानता है उसके लिए रैंडम नहीं है, उसके लिए कैलकुलेबल है। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के वर्ड में जब आते हैं तो जब ये थ्योरी इवॉल्व हो रही थी और जिसको ट्रू रैंडमनेस कह रहे थे, और ये जो इशू भी था कि कुछ लोग नेचर, जो आइंस्टाइन का भी इशू था, डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक फिनोमेना जो है। अच्छा, इसमें
अभी तक हम इतने जो भी बेल थ्योरी भी है, इतने डिटर्मिनिस्टिक क्यों है कि ये भी एक डिटर्मिनिस्टिक बजाते खुद है, ये बजाते खुद एक डिटर्मिनिस्टिक है कि वी डिटर्मिन दैट क्वांटम वर्ल्ड इज रैंडम। ये बजाते खुद एक स्टेटमेंट है कि ये एक डिटर्मिन कर रहे हैं, डिटर्मिनिस्टिक वर्ड है। एक दूसरी बात ये है कि जो डार्क मैटर्स है, जो एंटी मैटर्स है, एंटी मैटर्स है, बहुत सी ऐसी वर्ड है, इवन जो हमारा न्यूट्रिनो है, अब इतने पार्टिकल्स हैं, इतने जिसके बारे में जिसका अभी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, और वी आर थिंकिंग कि वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम या रैंडमनेस। थोड़ा सा इसको लाइट कर लें। इस पे ना देखो, जो डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, इस पे तो मैं बात नहीं कर सकूंगा, मैंने उसको मतलब ना ज़्यादा पढ़ा है ना मैं जानता हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे पास इससे बेहतर थ्योरी अभी तक नहीं है। 100 साल हो गए, 100 साल में बेतहाशा हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बेतहाशा इस पर एतराज़ात हुए हैं। शुरू के शायद कुछ हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स आते थे जो कभी बेल इनइक्वालिटीज़ को मतलब वो वैलिड कर देते, कभी उनको उसके मुखालिफ चले जाते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी इम्प्रूव हुई है, अब हम बहुत ऑलमोस्ट श्योर हैं कि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स जो है जो कुछ कहती है वो दुरुस्त कहती है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये साइंस है, ये कोई मतलब ऐसी तो किताब नहीं है कि जो गलत नहीं हो सकती। अभी तक इससे बेहतर थ्योरी नहीं है। अभी तक की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, हम क्वांटम वर्ल्ड को इसी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हम ये मान जाएं कि वी कैन नॉट कैलकुलेट द इवेंट, वी कैन नॉट कैलकुलेट कि विच इवेंट विल हैपन एंड हमने अभी मैं फॉर्मुलिज्म बताऊंगा कि वो फॉर्मुलिज्म यूज़ करके हम प्रोबेबिलिटीज़ बताते हैं, और वो प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा मैच करती हैं जिस सिस्टम पे भी हम लगा लें, ठीक है। सो आप इसको यूँ ले सकते हो कि दिस इज़ द बेस्ट वी हैव एट द टाइम एट दिस मोमेंट। हो सकता है कि हमारे बाद जो अगली जनरेशन है, उससे अगली जनरेशन है, उनको कोई मतलब लूप होल मिल जाए, कोई बेहतर थ्योरी आ जाए, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ ये थ्योरी है। ओके, अच्छा, अब जो मैंने आपसे बात की थी ना कि इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव मिले उन चीज़ों के मुतालिक सोचने का, क्वांटम मैकेनिक्स के नॉलेज से जिनके मुतालिक हम मतलब सोचते तो हैं, लेकिन बहरहाल एक नया पर्सपेक्टिव उस पर हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट थॉट प्रोसेसेस? हमारे जहन में जो थॉट प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप कोई रैंडम नंबर जनरेट करें, कोई से रैंडम नंबर बताएं, या अगर हम सारे एक एक्सपेरिमेंट करें कि हर कोई रैंडम नंबर बताए, तो क्या वो ट्रूली रैंडम होंगे या उनमें कोरिलेशन होगी? ये एक सवाल है, अभी इस सवाल पे हम बात करेंगे। या जिस तरह से जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस जो है वो क्या करती हैं कि आप एक ऑर्गेनिज्म है, जब उसके अंदर उसका डीएनए के स्ट्रैंड्स अलहदा होते हैं तो वहाँ पे कोई एरर आ सकती है, कोई म्यूटेशन आ सकती है। बाद में जब वो कंबाइन करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसमें कोई चेंज आ सकती है बिकॉज ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस, और फिर हो सकता है कि वो चेंज से कोई नई ट्रेट उसके अंदर आ जाए, और फिर हो सकता है कि इस तरह से चलते चलते किसी टाइम पे वो एक नई स्पीशीज बन जाए। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग? ये जेनेटिक म्यूटेशन जो है ये मतलब रैंडम तो है, लेकिन क्या ये क्वांटम रैंडम है या ये क्लासिकल रैंडम है? ठीक है, अच्छा, अब अभी हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये इतने मुश्किल सवाल नहीं है कि जिनके जवाब शायद हमारे लाइफ टाइम में या कुछ अरसे बाद में आ ना जाए। लेकिन आप ये समझते हो कि अगर हम बता सकें कि ये जो प्रोसेसेस हैं ये क्लासिकल रैंडम है, जो अपेरेंटली रैंडम है, जिसमें कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन है जो अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम समझते हैं कि ये रैंडम है, लेकिन आने वाली नस्लों को वो टूल्स मिल जाएंगे और वो ये चीज़ इस्टेब्लिश कर देंगे कि अच्छा भाई हमारे पास जो थॉट प्रोसेसेस है ना वो हमारे जो है वो एक ख़ास पैटर्न के ऊपर चलते हैं, और मैं कैलकुलेशन करके बता दूंगा कि अब इसके बाद आप क्या सोचोगे, ठीक है। या जिस तरह से अगर मैंने शुरू में बताया था कि हमारे पास एक डिबेट है बिटवीन द नेचुरल सिलेक्शन और इंटेलिजेंट डिज़ाइन, आपका जो भी व्यू हो उसके मुतालिक, जिस तरह का भी व्यू हो, लेकिन हमारे पास एक टूल है। अगर हम ये बता सकें कि जो जेनेटिक म्यूटेशंस हैं ये क्लासिकल मॉडल से एक्सप्लेन हो जाती हैं, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि देयर इज सम इन्फॉर्मेशन विच इज़ मिसिंग। अभी हमें नहीं पता तो हम उसको रैंडम बोल रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे कौन सी म्यूटेशन कब होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है देयर इज सम डिज़ाइन। हम ये बात नहीं कर रहे कि वाकई मतलब कोई एक साइड हम ले रहे हो और हम बात कर रहे हो कि नहीं ये वाली थ्योरी दुरुस्त है या ये थ्योरी गलत है, लेकिन बहरहाल हमें एक नया पर्सपेक्टिव ज़रूर मिल जाता है इन चीज़ों के मुतालिक सोचने का, ठीक है। सो अब हम इससे आगे हमने बात कर ली रैंडमनेस की। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे कि बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स है क्या,
ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स हम करते कैसे हैं, व्हाट इज़ द फॉर्मलिज्म। उसके लिए व्हाट आई विल डू इज़, यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपसे इजाज़त लूँगा कि मुझे मैथ लिखने की इजाज़त दी जाए, लेकिन ये बहुत हाई स्कूल लेवल का मैथ होगा, इसमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, कोई मुश्किल नोटेशन नहीं होगी, और आई एम होपफुल कि आप लोग इसको फॉलो करोगे। लेकिन अगर आप में से किसी स्टूडेंट को या किसी को लगे कि ये एक कॉन्सेप्ट नया है तो हम उसके ऊपर अलहदा से बात कर भी सकते हैं। सो वी हैव कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉक, हाउ टू डू क्वांटम मैकेनिक्स। अब इसमें आई विल शो यू सम सिंपल सिस्टम्स। उन सिंपल सिस्टम्स को हम देखेंगे कि वो बिहेव कैसे करते हैं, और हमारा गोल क्या है, हमने ये देखना है कि हाउ डू वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है। सो वी हैव अ बीम सेपरेटर। बीम सेपरेटर एक डिवाइस होती है कि जैसे ये शीशा आपको नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी तो कुछ लाइट जो है वो ट्रांसमिट कर जाएगी और कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है। सो बेसिकली बीम सेपरेटर के ऊपर आपने लाइट डाली और वो लाइट स्प्लिट हो जाएगी टू बीम्स के अंदर। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक सोर्स है, तो सोर्स से हमारे पास जो लाइट आ रही है, सो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो इस डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो जाएगी, कुछ लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी और वो दूसरे डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि सपोज आई हैव अ सिंगल फोटॉन कमिंग फ्रॉम द सोर्स, तो वो सिंगल फोटॉन रिफ्लेक्ट होगा और डिटेक्टर D1 पे वो मतलब रजिस्टर होगा, या वो ट्रांसमिट हो जाएगा और D2 के ऊपर रजिस्टर होगा। तो इसका क्या जवाब होगा? यही वो फंडामेंटल रैंडम प्रोसेस है जो हम नहीं बता सकते। अभी तक की हमारी साइंस, जहाँ तक भी हमने जितनी भी तरक्की कर ली है, जितना भी हम उसके ऊपर मतलब शो मार लें और जितना भी हम समझें कि साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, हम मार्स पे पहुँच गए हैं, शायद हम न्यू लाइफ फॉर्म्स को क्रिएट करें, सारा कुछ कर रहे हैं, इस सवाल का अब ये अगेन अभी तक जवाब नहीं है कि एक फोटॉन जो यहाँ से आया है वो रिफ्लेक्ट होगा या वो ट्रांसमिट होगा। वी डू नॉट नो। ओके। ये इस तरह से है कि एक गॉड जो है वो कॉइन को टॉस करेगा और उसके रिजल्ट के ऊपर डिसाइड करेगा कि ओके यू गो दिस वे और यू गो डैट वे। अच्छा, अब ठीक है, सही है, मान लिया, हमारा इस पर कंट्रोल नहीं है। व्हाट वी डू, वी कैन वर्क आउट द प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटीज़ हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, उसका तरीका ये है, ट्रिक है कि लेट्स से कि मैं यहाँ से n फोटॉन जो है वो सेंड करता हूँ और फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करता हूँ कि कितने फोटॉन जो है वो D1 पे आए हैं और कितने फोटॉन्स D1 पे आए हैं। सपोज आई गेट nr फोटॉन्स हिटिंग माई डिटेक्टर D1 और आई हैव माई nt फोटॉन्स हिटिंग एट डिटेक्टर D2। इससे मैं प्रोबेबिलिटीज वर्कआउट कर सकता हूँ। कैसे? नाउ आई कैन से ओके nr over n is the probability of reflection और nt over capital N is the probability of transmission। ये वो इंफॉर्मेशन है जो नेचर नहीं हाइड कर सकती, कोई तरीका नहीं है उसको छुपाने का। क्यों? क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। आई कैन रिपीट द एक्सपेरिमेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स एंड आई कैन वर्क आउट दीज प्रोबेबिलिटीज। ये इस तरह से ये जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कॉइन को टॉस करते हो तो आपको नहीं पता हेड आएगा टेल आएगा, लेकिन आपने उसको 100 टाइम्स उसको टॉस किया है, 48 टाइम्स आपके पास हेड आया है और 52 टाइम्स टेल आया है, तो यू कैन वर्क आउट के ओके 0.48 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड 0.52 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स। एंड इफ यू परफॉर्म द नंबर ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, अगर जितना आप इस n को बड़ा करते चले जाओगे उतनी ही ये आपकी एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटीज बनती चली जाएंगी। डू यू एग्री विद दिस थिंग? ठीक है। तो इन प्रोबेबिलिटी, ये वो प्रोबेबिलिटीज हैं जो हमें नेचर में हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और आगे हम देखेंगे कि हमने यूज़ कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको इस्टेब्लिश कर दिया कि इस प्रोबेबिलिटी को मैं लिखता हूँ फॉर माई पर्पज एज r²। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड t over n को मैं लिखता हूँ t²। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन और ऑब्वियसली द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी 1, या रिफ्लेक्शन होगी या ट्रांसमिशन होगी, तो r² प्लस t² शुड बी इक्वल टू 1 एंड वी सी के ये दोनों अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 1 ही आएगा। nr over n प्लस nt over n इज इक्वल टू 1 बिकॉज nr प्लस nt इज इक्वल टू n। इज इट क्लियर? ठीक है। सो इस सिंपल तरीन क्वांटम सिस्टम के लिए हम क्या चीज़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं? हम ये चीज़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन इज r2 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन इज t2। इसको आपने याद रखने की हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में।
ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन इज आर स्क्वायर एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन इज टी स्क्वायर। ये जो बार नजर आ रही है बेसिकली नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन किसी प्रॉब्लम से यहां पे आ रही है। क्लियर, सही है। इससे आगे चले। अब हम सिस्टम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं। हमने क्या किया कि उसी तरह का हमने बीम सेपरेटर लिया, ये हमारे पास अगेन वही बीम सेपरेटर है, और हमने एक और बीम सेपरेटर यहां पे इंसर्ट कर दिया, और ये हमारे पास मिरर्स हैं, और मिरर्स जो है परफेक्टली रिफ्लेक्टिव मिरर्स हैं। सो मिरर के ऊपर जो लाइट ट्रेवल करेगी वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो अगेन अब यहां से सोर्स एक फोटोन आएगा तो वो या तो यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगा, इधर से हमेशा रिफ्लेक्ट होगा, और फिर यहां से या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा या ट्रांसमिट हो जाएगा। और अगर वो यहां से ट्रांसमिट हो गया तो अगेन यहां से या तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा या रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट टॉय मॉडल है अपने क्वांटम। अब हमने पहले वाला जो मॉडल था उसमें स्टैब्लिश कर लिया था कि आर स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, टी स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन। और हम देखेंगे कि अच्छा उस मॉडल को यूज करते हुए क्या हम यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, और अगर हम नहीं कर सकते तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है। अच्छा, लेट्स डू इट। सो ऐसे हमारे पास फोटोन आया, इस फोटोन की यहां से रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी आर स्क्वायर है। डू यू एग्री? मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, अगर कोई चीज आपसे ना पड़ी जाए तो आप प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है। सो आर स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फोटोन इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हेयर। यू एग्री? अच्छा, उसके बाद वो यहां पे आया, फिर यहां पे आया, और फिर दोबारा रिफ्लेक्ट हो गया, तो इस नई रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगेन आर स्क्वायर है, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ फोटोन कमिंग फ्रॉम द सोर्स follows this path and ends at d1, that should be r4, ठीक है। क्योंकि यहां पे जो प्रोबेबिलिटीज है कंडीशनल है, अगर वो यहां से रिफ्लेक्ट होगा तो ही यहां से रिफ्लेक्ट हो सकेगा। पहली रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी आर स्क्वायर है, सो दूसरी की प्रोबेबिलिटी भी आर स्क्वायर है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी r4 होनी चाहिए। जैसे अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, लेकिन अगर हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया तो दोनों के हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। ओके, सो इसका मतलब है कि D1 पे जो डिटेक्शन प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या बन जाएगी? उसको हम लिखते हैं P at D1 इज इक्वल टू R4। R4 कौन सी प्रोबेबिलिटी? दैट द पार्टिकल हैज फॉलोड दिस पाथ। लेकिन एक और काम भी हो सकता है। वो क्या काम हो सकता है कि पार्टिकल यहां से ट्रांसमिट कर जाए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी टी स्क्वायर है, और फिर वो पार्टिकल यहां पे आके दोबारा से ट्रांसमिट कर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी अगेन टी स्क्वायर है। सो इसका मतलब है कि वो एक और पाथ भी मौजूद है। अब इस प्रोबेबिलिटी को दूसरी प्रोबेबिलिटी में ऐड करेंगे क्योंकि एक डिफरेंट पाथ है। वो पार्टिकल ये पाथ फॉलो कर सकता था, इसकी प्रोबेबिलिटी R4 है, लेकिन पार्टिकल ये पाथ भी फॉलो कर सकते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी T4 है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन एट D1 शुड बी R4 प्लस T4। यू एग्री? अच्छा, अब इसी तरह से हम D2 की डिटेक्शन प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। D2 पे जाने का क्या तरीका है? D2 पे जाने के लिए ये एक रिफ्लेक्शन चाहिए और एक ट्रांसमिशन चाहिए। सो R2 इंटू T2, या हम पहले ट्रांसमिशन ले लें और फिर रिफ्लेक्शन ले लें, वो भी R2 T2 है। इसका मतलब है कि D2 की जो डिटेक्शन प्रोबेबिलिटी है वो क्या चीज निकलेगी? 2R स्क्वायर T स्क्वायर। आई होप ये मैथमेटिक्स सब फॉलो कर रहे हैं, मुश्किल नहीं है। और यू कैन सी कि अगेन द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड ऑलवेज बी 1, तो R4 प्लस T4 प्लस 2R स्क्वायर T स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि R स्क्वायर प्लस T स्क्वायर 1 है और ये उसका होल स्क्वायर बन जाता है। अच्छा, सो अब ये जो हमारा सेकेंड सिस्टम था उसके लिए हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू, वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, बीम सेपरेटर सेट कर सकते हैं, फोटॉन्स भेज सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि D1 कितनी बार क्लिक हुआ है और D2 कितनी बार क्लिक हुआ है। एंड इफ यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, व्हाट यू फाइंड इज दैट दीज प्रोबेबिलिटीज आर इनकरेक्ट। इसका मतलब है कि हमारा जो फॉर्मुलिज्म है उसमें कुछ कमी है, कोई उसके अंदर कसूर रह गया है। जो हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली हैं वो प्रोबेबिलिटीज करेक्ट नहीं है। करेक्ट प्रोबेबिलिटीज क्या है ये भी हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर सकते हैं, जैसे हमने बीम सेपरेटर के लिए की थी। और जो करेक्ट प्रोबेबिलिटीज हैं
वो अभी मैं आपके सामने लिखता हूं, जो करेक्ट प्रोबेबिलिटीज हैं वो ये हैं। ये वो चीज़ है जो हम एक्सपेरिमेंटली वर्कआउट कर सकते हैं। ये आप एग्री कर रहे हो ना कि हम वी कैन सेट द एक्सपेरिमेंट एंड जिस तरह से हमने पहले कहा था कि हमने n फोटॉन्स भेजे, nr एक डिटेक्टर पे आए, nt एक डिटेक्टर पे आए, तो हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली। वी कैन डू द सेम थिंग ओवर हियर। हम n फोटॉन्स भेजें, d1 पे कितने आए हैं, d2 पे कितने आए हैं, और हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटीज निकलती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो प्रोबेबिलिटीज ये हैं, द करेक्ट प्रोबेबिलिटीज आर t स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होल स्क्वायर एंड 4r स्क्वायर t स्क्वायर। ये इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, आपके पास डाटा आएगा, उस डाटा को आप देखोगे, आपको ये फार्मूला नजर आ रहा होगा कि एक साइड पे जो डिटेक्शन प्रोबेबिलिटी है वो टी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर आ रही है, और दूसरी साइड पे 4r स्क्वायर टी स्क्वायर आ रही है। और अगेन आप इन दोनों को ऐड करो तो यू विल अगेन गेट 1। यू एग्री विद दिस थिंग? ओके, अब यहां पे क्या हो रहा है? पहली बात तो ऑब्वियसली कि जो तरीके से हमने प्रोबेबिलिटीज इस जगह पे कैलकुलेट की थी ये गलत है, क्योंकि हमारे पास करेक्ट रिजल्ट्स नहीं आ रहे। दूसरी चीज हमें क्या नजर आ रही है, अगर व्हाट विल हैपन इफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, अगर टी स्क्वायर और आर स्क्वायर सेम हो जाए तो इसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा कि सारे के सारे फोटॉन जो इधर से आएंगे वो यहां से निकल जाएंगे, कोई फोटॉन यहां पे नहीं आएगा। इस चीज को आप रिलेट कर सकते हो इंटरफेरेंस फिनोमेना से, कि इंटरफेरेंस फिनोमेना जैसे वेव्स होती हैं, वेव से आप फेमिलियर होगे। वेव्स एक ऑन्डुलेटिंग, मतलब जैसे ऑसिलेटिंग हमारे पास वेव्स होती हैं, उनके अंदर क्रेस्ट होता है और ट्रफ होता है। अब अगर किसी पॉइंट के ऊपर दो वेव्स मिले तो वो इस तरह से मिल सकती हैं कि एक का क्रेस्ट और दो क्रेस्ट मिल जाए आपस में, तो वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर वो वेव इस तरह से मिले कि एक का क्रेस्ट हो और दूसरी का ट्रफ हो तो एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि अगर आर स्क्वायर टी स्क्वायर की इक्वल आ जाए तो इस एंड पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और इस एंड पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। सही है? सो प्रोबेबिलिटीज इस मेथड से ऐड नहीं हो रही हैं, प्रोबेबिलिटीज किसी ऐसे मेथड से ऐड हो रही हैं जिस तरह से हमारे पास इंटरफेरेंस आ रहा है। और इंटरफेरेंस हम किस तरह से आते हैं कि हम वेव्स के एम्पलीट्यूड्स को ऐड करते हैं, हम वेव्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड नहीं करते। अगर हम वेव्स की इंटेंसिटीज को ऐड नहीं करते, अगर आप वेव्स की इंटेंसिटी को ऐड करोगे तो आपके पास इंटरफेरेंस नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, वेव्स के एम्पलीट्यूड्स को ऐड करेंगे, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, और फिर इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लेके हम इंटेंसिटी ले लेंगे। वही ट्रिक अब हम यहाँ पे करेंगे और हम ये कहेंगे बेसिकली कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज वी आर गोइंग टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड्स, कि यहाँ से सोर्स से कोई एम्पलीट्यूड फ्लो कर रहा है, उसको हम क्वांटम एम्पलीट्यूड का नाम देंगे, कि वो एम्पलीट्यूड फ्लो कर रहा है और उसको जितने फास्ट रास्ते में पाथ मिलते हैं वो उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है, और जहाँ पे वो दोबारा दूसरे बीम सेपरेटर पे मिलता है तो वो एम्पलीट्यूड्स आपस में मिलते हैं और वो इंटरफेयर करते हैं, और उसकी वजह से हमारे पास इस तरह का स्ट्रेंज रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये आप समझ लो कि हमारा हाइपोथेसिस है, इसको हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए व्हाट वी डू इज अगेन हम इस पाथ के साथ इंस्टेड ऑफ प्रोबेबिलिटीज एम्पलीट्यूड्स एसोसिएट करते हैं। ठीक है, और किसी भी टाइम पे हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी तो हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, सो लेट्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड्स। ये वही एम्पलीट्यूड्स हैं जिस तरह से वेव्स के एम्पलीट्यूड होते हैं। अच्छा, अब हम और एक और चीज़ हमारे पास आ रही है कि यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, राइट? सो इस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे। सो व्हाट वी डू इज, आप इसको हाइपोथेसिस समझ लो। हम कहते हैं कि इस जगह पे जब सोर्स से फोटॉन आया तो उसका कोई एम्पलीट्यूड है, और वो एम्पलीट्यूड यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, और इस पाथ पे जो एम्पलीट्यूड आया है वी कॉल इट अयोटा आर। अयोटा इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसके में इसलिए जरूरत पड़ी है कि यहाँ पे हमें -1 नजर आ रहा है। ठीक है, और जो एम्पलीट्यूड ट्रांसमिट कर गया उस एम्पलीट्यूड को हम नाम देते हैं कि वो टी है। ठीक है, हमने पहले ये कहा था कि जो प्रोबेबिलिटी है रिफ्लेक्शन की वो आर स्क्वायर है, और जो प्रोबेबिलिटी है ट्रांसमिशन की वो टी स्क्वायर है। लेकिन यहाँ से हमारे पास सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ओके, हम प्रोबेबिलिटीज ही हमने वर्कआउट करनी है, लेकिन हम एंड पे करेंगे। अभी हम एम्पलीट्यूड्स की बात करते हैं। तो जो रिफ्लेक्शन का एम्पलीट्यूड है वो अयोटा आर है,
और जो ट्रांसमिशन का एम्पलीट्यूड है वो टी है। एंड नाउ वी डू द सेम एक्सरसाइज। यहाँ से आपने पहली बार रिफ्लेक्ट किया, एम्पलीट्यूड आई आर बन गया, और अगर दूसरी बार दोबारा यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगा तो व्हाट विल बिकम द एम्पलीट्यूड? पहले आई आर था और उसके ऊपर दोबारा आई आर एम्पलीट्यूड आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट माइनस आर स्क्वायर। माइनस आर स्क्वायर इज द एम्पलीट्यूड इफ द फोटोन पासिस टेक्स दिस पाथ। ठीक है, अगर फोटोन ये पाथ ले रहे हैं तो जो एम्पलीट्यूड आएगा वो माइनस आर स्क्वायर आएगा। अच्छा, अब अगेन अगर फोटोन ने ये पाथ लिए तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड टी आया और उसके बाद यहाँ पे एम्पलीट्यूड दोबारा टी आ गया, तो व्हाट विल बी एम्पलीट्यूड? प्लस टी स्क्वायर। सो यहाँ से जो हमारे पास एम्पलीट्यूड आएगा वो टी स्क्वायर आएगा। ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, अगेन अब दूसरे पाथ को हम वर्कआउट करते हैं कि फोटोन यहाँ से तो रिफ्लेक्ट हो गया और यहाँ से ट्रांसमिट हो गया। रिफ्लेक्शन का एम्पलीट्यूड आयोटा आर और ट्रांसमिशन का एम्पलीट्यूड टी, तो एम्पलीट्यूड क्या बनना चाहिए? आयोटा आर टी। और इसी तरह से अगर हम आखिरी पाथ लें कि यहाँ से ट्रांसमिट हो गया और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, अगेन यू गेट आयोटा आर टी। सो व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ओवर हियर? नो, द एम्पलीट्यूड विल बी 2 iota RT. These are the amplitudes. These are the amplitudes. ठीक है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड्स है। और आखिरी काम हमने ये करना है कि हमने एम्पलीट्यूड्स का स्क्वायर ले लेना है in order to work out the probabilities. So you see, if I take the square of this quantity, I get this probability. ठीक है, ये भी एक छोटी सी मैथमेटिक्स है जिसको अगर आप लोग इससे फेमिलियर नहीं हो तो हम इस पर मजीद बात कर सकते हैं। लेकिन एम्पलीट्यूड्स का स्क्वायर जो है वो इंटेंसिटीज है अगर हम वेव्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वांटम एम्पलीट्यूड्स है इनके स्क्वायर्स को हम प्रोबेबिलिटीज का नाम दे रहे हैं। ठीक है, सो टी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज द एम्पलीट्यूड, उसका स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी। 2 iota आर टी इज द एम्पलीट्यूड, उसका स्क्वायर क्या होगा? ये इसका हम मॉडुलस स्क्वायर लेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब है हम 2 iota आर टी को माइनस 2 iota आर टी से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इफ यू डू इट यू गेट 4r स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, और ये वो प्रोबेबिलिटीज हैं जो कि दुरुस्त प्रोबेबिलिटीज हैं। इसका मतलब है कि हमारा हाइपोथेसिस दुरुस्त था। वी कैन प्रिडिक्ट, वी कैन कैलकुलेट द करेक्ट प्रोबेबिलिटीज इफ वी मेक द अजम्पशन दैट अ क्वांटम पार्टिकल व्हेन इट इवॉल्व्स एंड व्हेन इट पासेस थ्रू अ सिस्टम, इट पासेस इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम एम्पलीट्यूड्स। वो एम्पलीट्यूड्स के फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं वो मूव करते हैं, फिर किसी पॉइंट के ऊपर वो दोबारा आपस में मिलते हैं तो एम्पलीट्यूड्स आपस में ऐड होते हैं। ठीक है, और उन एम्पलीट्यूड्स को और किसी भी पॉइंट के ऊपर हम प्रोबेबिलिटी लेना चाहें तो हम उन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ले लेते हैं। ओके, यू एग्री विद दिस पार्ट? अच्छा, इसका मतलब है ये चीज क्लियर हुई है, इसको दोहराने की जरूरत है? इज दिस थिंग क्लियर? ये जो आपने एम्पलीट्यूड का लिया है, ये आयोटा आर जो है और टी है, ये क्लासिकल फिजिक्स की उसकी इनइक्वेशन है उसकी कि ट्रांसमिट होता तो एक इमेजिनरी। हाँ, क्लासिकल भी आप इसको कह सकते हो, लेकिन हम क्वांटम पिक्चर ले रहे हैं। ठीक है, क्वांटम पिक्चर का मतलब क्या है? ये हमारे पास एक सिंगल फोटोन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप जो है क्लासिकल बीम सेपरेटर भी सेट कर सकते हो कि आपके पास एक बीम आ रही है और उसके अंदर आप रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन भी देख सकते हो, लेकिन ये जो है वो एक सिंगल उसके लिए फोटोन के लिए। ठीक है, ये क्वांटम बीम सेपरेटर है। ओके, अच्छा, एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा, अगर नहीं तो अब हमने इसका मतलब है हाँ, यस, जो हमने इससे पहले चीज इस्टेब्लिश की थी इस जगह पे हमने कहा था कि फर्स्ट बीम स्प्लिटर के बाद जो प्रोबेबिलिटी थी वो आर स्क्वायर थी, और सेकंड बीम स्प्लिटर के बाद फर्स्ट बीम स्प्लिटर के बाद जो ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी थी वो टी स्क्वायर थी। दैट इज स्टिल वैलिड। वो किस तरह से वैलिड है? वो अगर आप ये देखो कि अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर डिटेक्टर रख दूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? दैट विल बी द मॉडुलस स्क्वायर ऑफ दिस थिंग, एंड द मॉडुलस स्क्वायर ऑफ दिस थिंग इज स्टिल आर स्क्वायर। ठीक है, एंड द मॉडुलस स्क्वायर ऑफ दिस इज स्टिल टी स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जो हमारा नया आइडिया है जिसमें हम कह रहे हैं कि हम क्वांटम एम्पलीट्यूड्स की फॉर्म में बात करेंगे, वो प्रीवियस एग्जाम्पल के लिए भी वैलिड है। वहां पे भी मुझे करेक्ट प्रोबेबिलिटीज बता रहे हैं, और इस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सूरत हाल में भी हमें करेक्ट प्रोबेबिलिटीज बता रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज
दिस पिक्चर इज द क्वांटम पिक्चर, दिस पिक्चर इज द क्लासिकल पिक्चर। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक थोड़ी सी और मैथमेटिक्स करूँगा और हम इसके लिए कंप्लीट फॉर्मलिज्म उन लोगों के लिए जो यहाँ पे फिजिक्स के स्टूडेंट बैठे हुए हैं उसको इस्टेब्लिश कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैंने एक और छोटी सी आपसे बात करनी है जिसको मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, सपोज करो कि हमारे पास एक क्लासिकल बॉल हो, ठीक है, और उस क्लासिकल बॉल को मैं यहाँ से मैं इंस्टेड ऑफ फोटॉन्स मैं कोई बॉल हिट कर रहा हूँ, कोई बॉल है जो मैं थ्रो कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये जो बीम सेपरेटर है ये कोई ऑब्स्टिकल है इनविजिबल जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट हैव कंट्रोल। ठीक है, सो मैं बॉल थ्रो करता हूँ, अगर तो ये ऑब्स्टिकल मौजूद है तो बॉल रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बाउंस कर जाएगा, और अगर ये ऑब्स्टिकल मौजूद नहीं है तो बॉल गुजर जाएगा और फिर यहाँ से बाउंस करेगा। उसके बाद ये सेकंड ऑब्स्टिकल अगेन मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन अगर तो ये मौजूद है और अगर बॉल जहाँ से आ रहा था तो ये इधर चला जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और अगर ये मौजूद नहीं था तो बॉल इधर आ जाएगा। आप इसको इमेजिन कर सकते हो। आई कैन डू द सेम एक्सपेरिमेंट विद अ रियल बॉल। एक रियल बॉल के साथ मैं उसको थ्रो करके अगेन ये चीज़ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर हम दोबारा से ये चीज़ इस्टेब्लिश करें, आल्दो आई डू नॉट नो कि इनविजिबल ऑब्स्टिकल होगा या नहीं होगा, लेकिन इनविजिबल ऑब्स्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी r² है और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी t² है। तो इस बॉल की जो प्रोबेबिलिटीज निकलेंगी वो क्या निकलेंगी? क्या आपके ख्याल में वो ये निकलेंगी या वो ये निकलेंगी? वो ये वाली निकलेंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम बाद में भी दोहराएंगे, देखेंगे कि जो क्लासिकल वर्ल्ड है, क्लासिकल वर्ल्ड बेसिकली दिस इज योर क्लासिकल वर्ल्ड, ये क्लासिकल वर्ल्ड है। ठीक है, और ये क्वांटम वर्ल्ड है। व्हाट इज द डिफरेंस? क्लासिकल वर्ल्ड में जो है आप ट्रेजेक्ट्रीज को फॉलो कर सकते हो कि आपने यहाँ से बॉल फेंके और आप देख सकते हो कि बॉल इधर से आया है या बॉल इधर से आया है या बॉल कौन सी ट्रेजेक्ट्री उसने फॉलो की है। क्वांटम वर्ल्ड में देर आर नो ट्रेजेक्ट्रीज, वहाँ पे एम्पलीट्यूड्स है। आप यहाँ पे जिस तरह से हमने पहले कोशिश की थी, हमने कोशिश की थी कि हम कहते कि फोटॉन इधर से आया है या फोटॉन इधर से आया है, तो जो प्रोबेबिलिटीज़ आ रही थी वो मैच नहीं कर रही थी एक्सपेरिमेंटल डाटा से। और एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमने कब मैच किया हमारा सिस्टम कि हमने जब ये बात की कि यहाँ पे कोई एम्पलीट्यूड मौजूद है, यहाँ से फोटॉन आया है तो वो इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। एम्पलीट्यूड डिफरेंट है लेकिन वो दोनों पाथ फॉलो कर रहे हैं। सो यहाँ से फोटॉन आता है, वो इन दोनों पाथ से गुजरता है और फिर वो इन दोनों पाथ के ऊपर आता है और फिर यहाँ की डिटेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये आ जाती है और D2 पे डिटेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये आ जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ़र्क है जिसको हमने जहन में रखना है। इज इट क्लियर? एजम्पशन यही है कि जो ट्रांसमिट होती है या रिफ्लेक्ट होती है फर्स्ट उसमें जो भी ऑब्स्टिकल है उसमें, और तो उसकी एनर्जी वही रहेगी जो फिर यहाँ सेकंड से गुजरती है। एनर्जी की एजम्पशन नहीं, यहाँ पे ऐसी कोई एजम्पशन नहीं है और हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि पार्टिकल की क्या एनर्जी है। बस मतलब इतनी एनर्जी ज़रूर है कि वो गुजरते हुए डिटेक्टर तक पहुँच जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास एनर्जी यहाँ पे हमारा डायनेमिकल वेरिएबल जो हमारा डिटेक्टर है वो काउंट को जो काउंट कर रहा है। हाँ, सिंपल काउंटर है। जो यहाँ पे हमारे पास सिंगल फोटॉन डिटेक्टर है और यहाँ पे हमारे पास हमने एक बंदा बिठाया हुआ है जो बॉल कैच कर रहा है। वो ऊपर से बॉल फेंकता है और वो बाउंस होके आता है, वो यहाँ पे उसको कैच कर रहा है। एनर्जी यहाँ पे अभी हमारा इशू नहीं है, हमारा कंसर्न नहीं है दोनों केसेस में। जो फ़र्क है, जो बहुत बड़ा फ़र्क है, वो ये फ़र्क है कि एक जगह पे हमारे पास ट्रेजेक्ट्रीज है और अगर हमारे पास ट्रेजेक्ट्रीज हैं तो हमारे पास और तरह की प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं, और एक जगह पे हमारे पास एम्पलीट्यूड्स हैं और जहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड्स हैं वहाँ पे और तरह की ट्रेजेक्ट्रीज प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं। ये वो वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, ये वो वर्ल्ड है जो नेचर हमें दिखा रही है। क्योंकि जब आप बॉल फेंकते हो और आप देखोगे तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटीज निकलेंगी, और ये वो वर्ल्ड है जो नेचर अपने इस्तेमाल के लिए खुफिया तौर पे वो यूज़ करती है। और हमने थैंक्स टू क्वांटम मैकेनिक्स अब जाना है कि ये नेचर इस चीज़ को फॉलो कर रही है, ये उसका ब्लूप्रिंट है। ओके, अच्छा, सो समझने वाली बात सिर्फ यहाँ तक है। इसके बाद अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स से इसको डेवलप करेंगे। आप इससे कोई फिजिक्स के स्टूडेंट बैठे हुए हैं? तो चलो फिर हम ये चीज़ फ़ायदेमंद रहेगी कि हम इसको एक बार रिलेट कर पाएँ उन चीज़ों से जो जिससे आप फेमिलियर हो। ओके,
सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हमें एक फॉर्मलिज्म चाहिए। तो हमने ठीक है, हमने देख लिया कि हमने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, हमने प्रोबेबिलिटीज काउंट देखी, ऑब्जर्व की, और उसके बाद हमने एक हाइपोथेसिस सा बना के ये एम्पलीट्यूड्स खुद से असाइन करके हमने देख लिया कि अच्छा इट वर्क्स वेल, और हमारे पास सही प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं। लेकिन हमारे पास अभी मतलब फॉर्मलिज्म नहीं है, तो उस फॉर्मलिज्म को हम बिल्ड करते हैं। सो हाउ डू वी डू इट, उसके लिए हम करेंगे ये, अब हम जो है, हाँ कुछ चीज़ों को मैं रहने देता हूँ, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब नाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड द थ्योरी कि क्वांटम मैकेनिक्स है क्या। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है टू एवरी क्वांटम सिस्टम वी विल एसोसिएट अ वेक्टर। हमें एक वेक्टर चाहिए होगा किसी भी क्वांटम सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। और वो वेक्टर हम यहाँ पे किस तरह से ले सकते हैं, वो हम यहाँ से इस तरह से लेते हैं कि वी आइडेंटिफाई द डिफरेंट पाथ्स। डिफरेंट पाथ्स कौन से हैं, एक हमारे पास ये पाथ है, सो हम एक वेक्टर पकड़ेंगे और इस पाथ के साथ अटैच कर देंगे कि अगर पार्टिकल इस पाथ के ऊपर है तो उसकी ये स्टेट है, और एक दूसरा पाथ हमारे पास ये मौजूद है, अगर पार्टिकल इस पाथ पे है तो उसके लिए हमें दूसरा वेक्टर चाहिए। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, बीच में हम एक इमेजिनरी सी लाइन लगा देते हैं ग्रे शेड के अंदर, कि ये हमारे पास एक लाइन मौजूद है। अगर उस लाइन के एक तरफ पार्टिकल है तो वो एक स्टेट के अंदर है, और उस स्टेट को मैं शो कर रहा हूं विद माई वेक्टर, आई कॉल इट 1 0। 1 0 एक वेक्टर है, ठीक है, कॉलम वेक्टर है। सो अगर पार्टिकल यहां पे है तो वो 1 0 स्टेट के अंदर है, और अगर पार्टिकल बीम सेपरेटर के दूसरी साइड पे है तो उसके लिए मैं एक दूसरा वेक्टर इंट्रोड्यूस कर देता हूं विच इज 0 1। सो ये दोनों मेरे पास बेसिस वेक्टर आ गए। जिस तरह से अगर आप 3D स्पेस के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करो तो आप कहोगे r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो उसमें आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं, या आपके पास जो ये उस तरह के यूनिट वेक्टर हैं। बेसिस वेक्टर हमने बना लिए कि हमारे पास दो बेसिस वेक्टर है, एक हमारे पास बेसिस वेक्टर जो है वो एक पाथ के साथ एसोसिएटेड है, दूसरा बेसिस वेक्टर दूसरे पाथ के साथ एसोसिएटेड है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब जब पार्टिकल इस रीजन में आएगा तो क्या होगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट कैसे चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर बीम सेपरेटर ने एक्ट किया है। बीम सेपरेटर के एक्शन को हम किस तरह से बता सकते हैं, हम इस तरह से बता सकते हैं कि अच्छा बीम सेपरेटर से पहले पार्टिकल इस वेक्टर स्टेट में था, इसके ऊपर कोई ऑपरेशन हुआ और उसके बाद स्टेट चेंज हो गई। और स्टेट चेंज क्या हुई, स्टेट इस तरह से चेंज हुई कि इस पाथ के ऊपर एम्पलीट्यूड आई आर आ गया और इस पाथ के ऊपर एम्पलीट्यूड टी आ गया। सो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि जो बीम सेपरेटर के एक्शन के बाद जो मेरे पास स्टेट बनी आयोटा आर 1 0 प्लस टी 0 1, यू एग्री। और इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिखने के बजाय यूँ भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो स्टेट बन गई वो बन गई आयोटा आर टी। और यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि मेरा बीम सेपरेटर जो है वो एक्शन क्या कर रहा है। बेसिकली बीम सेपरेटर जो है वो ये ऑपरेशन है आयोटा आर टी टी आयोटा आर। ओके, सो दिस वाज अवर स्टेट ऑफ द सिस्टम coming from the source. The beam separator acted on the photon and changed the state to this one. State change हो गई। So जब तक पार्टिकल इस रीजन के अंदर है उसकी स्टेट ये है। What will happen at the second beam separator? सेकेंड बीम सेपरेटर पे क्या होगा, सेकेंड बीम सेपरेटर पे अगेन ये वाला मैट्रिक्स इस स्टेट के ऊपर अप्लाई करेगा। ठीक है, वो हम करके देख लेते हैं। ये बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। एवरीबॉडी इज फेमिलियर विद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो सेकेंड बीम सेपरेटर पे क्या होगा, अगेन यू हैव द सेम थिंग। यू हैव द सेम थिंग, लेकिन यहां पे अब जो थी स्टेट वो थी आयोटा आर टी, और सेकेंड बीम सेपरेटर के बाद क्या चीज होगी, इस जगह पे स्टेट क्या होगी,
इस जगह पे जो स्टेट आएगी वो इस मल्टीप्लिकेशन से आएगी। अगर इस मल्टीप्लिकेशन को आप वर्कआउट करो तो आयोटा आर इंटू, ये हमारे पास रूल ये होता है कि हम इस रो को पकड़ते हैं, इस रो को पकड़ते हैं और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, डेट विल बी अवर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द न्यू वेक्टर। फिर हम इस रो को पकड़ेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेट विल बी अवर सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। सो आयोटा आर इंटू आयोटा आर इज माइनस आर स्क्वायर एंड प्लस टी इंटू टी इज टी स्क्वायर। सो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा कंपोनेंट वो क्या आएगा, माइनस आर स्क्वायर टी स्क्वायर, सॉरी माइनस आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या आएगा, टी टाइम्स आयोटा आर इज आयोटा आर टी प्लस आयोटा आर इंटू टी इज आयोटा आर टी 2 टाइम्स आयोटा आर टी। ये वही वाले क्वांटम एम्पलीट्यूड्स आ गए जिनकी हमने पहले बात की थी कि हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर एक ये एम्पलीट्यूड मौजूद है और ये एक एम्पलीट्यूड मौजूद है, और इन एम्पलीट्यूड्स के जो स्क्वायर है दे आर आवर फाइनल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट स्टेप। अच्छा, अब होगा क्या, हमने बात की थी कि क्वांटम, ये अगेन वो जो हमने शुरू में बात की थी कि ये हमारे पास स्टेट है, हमारे पास 2 एम्पलीट्यूड्स है, कौन सा डिटेक्टर क्लिक करेगा हमें नहीं पता। कोई रैंडम ऑपरेटर उसके ऊपर ऑपरेट करेगा और उस रैंडम ऑपरेटर के बाद या तो फोटोन जो है इस जगह पे डिटेक्ट हो जाएगा या फिर वो फोटोन इस जगह पे डिटेक्ट हो जाएगा। आप गैस कर सकते हो कि वो ऑपरेटर कौन से होंगे जो फोटोन को इस जगह पे डिटेक्ट कराएंगे। वो उसको हम कोशिश करते हैं उसको लिखने की। दिस इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ओके, सो माइनस आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर टाइम्स 2 आयोटा आर टी, इसके ऊपर एक ऑपरेटर ऑपरेट करेगा और उसके बाद स्टेट जो है 1-0 स्टेट चल जाएगी। स्टेट 1-0 स्टेट कैसे बनेगी कि उसके ऊपर अगर 1-0-0-0 ऑपरेटर वर्क करेगा, अगर ये ऑपरेटर वर्क करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो स्टेट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, माइनस आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर टाइम्स 1-0। सिस्टम प्रोजेक्ट हो गया है उस पाथ पे जहां पे डिटेक्टर D1 पड़ा हुआ है, सो वो क्लिक कर जाएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी इस चीज का मॉडुलस स्क्वायर आ रहेगी और इसका मॉडुलस स्क्वायर हमें पता है टी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर है। ठीक है, यू गेट दिस थिंग। इसी तरह से अगर यहां पे डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक और प्रोजेक्टर ऑपरेटर होगा और वो प्रोजेक्टर ऑपरेटर क्या बनेगा, 0-0-0-1 acting on minus r square plus t square 2 iota rt is equal to 2 iota rt 0-1। ओके, अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो डू नॉट नो। अब अपने मतलब हम साइंस में अभी जिस मकाम पे खड़े हैं यहाँ पे अभी हमें नहीं पता कि कौन सा ऑपरेटर इनमें सेलेक्ट करेगा, लेकिन हमें ये पता है कि इन दोनों में से कोई एक करेगा। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटीज बता सकते हैं कि कौन सा करेगा। और वो प्रोबेबिलिटीज क्या है, वो प्रोबेबिलिटीज इन एम्पलीट्यूड्स का स्क्वायर है। दिस इज द स्टोरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसको मैं एक बार, कोई अगर क्वेश्चन है आप यहाँ पे तो पूछ लो, इसके बाद मैं इस सारे को समराइज करता हूँ और उसके बाद हम इसको मैथमेटिक्स को खुदा हाफिज कह के कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ों के मतलब बात करते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? बल्कि अब मैं आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर करूँगा, आई होप यू विल एंजॉय इट। अच्छा, दिस इज द रेसिपी फॉर डूइंग क्वांटम मैकेनिक्स। हाउ डू यू डू क्वांटम, how do you do quantum mechanics? Unfortunately अच्छा, वो किसी तरह से मुझसे डिलीट हो गई है या किसी ऐसी जगह चली गई है जो मुझे पता नहीं कि कहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस रेसिपी को दोहरा लेते हैं। सो व्हाट इज द रेसिपी फॉर डूइंग क्वांटम मैकेनिक्स? द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू पिक अप बेसिस वेक्टर्स। क्यों? क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि जो सिस्टम्स हैं वो दे विल बी डिस्क्राइब्ड बाय वेक्टर्स, और वेक्टर को लिखने के लिए हमें बेसिस वेक्टर चाहिए। तो फर्स्ट थिंग वी नीड इज बेसिस वेक्टर। वो बेसिस वेक्टर हम कैसे चूज करते हैं,
वो हम ऐसे चूज़ करते हैं कि हम जो भी सिस्टम देख रहे हैं उसमें जिस चीज़ के अंदर हम इंटरेस्टेड हो, हम एनर्जी में इंटरेस्टेड है, वी विश टू टॉक अबाउट द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, वी विश टू टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, जिस चीज़ को भी हम मेजर करना चाहें हम उसके जो भी मेजरमेंट रिजल्ट्स होंगे उनके साथ वेक्टर्स एसोसिएट करते हैं। ये सबसे अहम क्रूशल स्टेप है। कंसेप्चुअली जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये स्टेप है कि हमने एक बेसिस वेक्टर को, जो कि एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है, एसोसिएट कर दिया किसी फिजिकल रियलिटी के साथ, एक और बेसिस वेक्टर को एसोसिएट कर दिया किसी फिजिकल रियलिटी के साथ। सो द फर्स्ट थिंग इज यू पिक अप योर बेसिस वेक्टर्स। आपने बना लिए? यस। अब ये बेसिस वेक्टर्स जो हैं ये दे विल स्पैन अ वेक्टर स्पेस। इन बेसिस वेक्टर्स के आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, इनको डिफरेंट तरीके से ऐड कर सकते हो, और जितने तरीकों से आप इनको ऐड करते हो आपके पास एक नया वेक्टर बन जाएगा। वो नया वेक्टर इज वन ऑफ द पॉसिबल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा, एक बार हमने ऐड किया तो हमारे पास एक ये स्टेट आ गई, एक और बार हमने उसको ऐड किया तो हमारे पास ये स्टेट आ गई। इस तरह से बेसिस वेक्टर के सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस वो आपकी पॉसिबल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम है। ये दूसरी चीज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद जो हमें ऑपरेटर चाहिए वो हम इस तरह से बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऑपरेटर्स बनाए थे, वी टेक समथिंग वी कॉल द आउटर प्रोडक्ट। आउटर प्रोडक्ट हम इस तरह से लेते हैं कि जैसे मेरे पास एक वेक्टर है 1 0 और उसकी मैं यूं प्रोडक्ट ले लूं 1 0 के साथ। दिस इज नॉट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें पता है कि नंबर ऑफ जो आपके कॉलम्स है दे शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ये वो रूल फॉलो नहीं करता। ये क्या रूल फॉलो करता है? ये हम इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेंगे कि हमने इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमने इसको 1 कह दिया, हमने इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, हमने इसको 0 कह दिया, हमने इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया, हमने इसको 0 कह दिया, और हमने लास्टली इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमने इसको ये बना लिया। व्हाट इज दिस ऑपरेटर? दिस इज द ऑपरेटर विच प्रोजेक्ट्स द स्टेट टू 1 0, और ये वो ऑपरेटर है जो D1 पे एक्ट करता है। ठीक है, इस तरह से जितने भी ऑपरेटर्स आपने करने हैं, जिस तरह का आपने ये ऑपरेटर यहाँ पे बनाया था बीम सेपरेटर के लिए, ऑल दीज ऑपरेटर्स आर द आउटर प्रोडक्ट्स और उनके जो कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ हमने कर ली। तीसरी चीज़, अब हमें क्या चीज़ चाहिए? प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज आर द, जैसे यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, हाउ डू वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज? हमने, मेरे ख्याल में इसको हम किसी तरीके से लिखे ना तो ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। हमारे पास बेसिस वेक्टर्स आ गए। बेसिस वेक्टर्स आर, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस 1 0 और 0 1। किसी भी सिस्टम के लिए आप अपने बेसिस वेक्टर चूज कर सकते हो। उसके बाद हमने बात की कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम? द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज द सम लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज बेसिस वेक्टर्स। व्हाट आर द ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स आर द आउटर प्रोडक्ट्स ऑफ बेसिस वेक्टर। किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर उनको लें तो हम उनके आउटर प्रोडक्ट्स लेते रहें तो ये हमारे पास उनके ऑपरेटर्स बनते चले जाएंगे। एंड लास्टली, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज? प्रोबेबिलिटीज आर द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हम इस तरह से लेते हैं 0 1 0 1, या अगर हम यहाँ पे अपने केस के अंदर जो हमने अभी लिखा था, अगर हम सेकंड बीम सेपरेटर के ऊपर है और सेकंड बीम सेपरेटर क्रॉस कर दिया है तो हमारे पास जो स्टेट है डेट इज -r² + t² एंड 2 iota RT, और हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन एट D1। तो D1 वाले पाथ, D1 जिस पाथ पे पड़ा हुआ है उस पाथ से रिलेटेड बेसिस वेक्टर कौन सा है? डेट इज 1 0। हम उसके साथ इसकी स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं, और अगर आप ये स्केलर प्रोडक्ट ले लो तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा विच इज -r² + t²। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मलिज्म। क्वांटम मैकेनिक्स की सादा तीन अल्फाज में सिर्फ ये चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको दोहरा दूँ तो मैं एक बार दोहरा भी सकता हूँ, अगर आप समझते हो कि नहीं काफ़ी है तो हम इसको छोड़ सकते हैं। एक चीज़ जो आप लोग, इसके बाद जो है ना आगे मैथमेटिकल डिटेल्स आएंगी,
मैथमेटिकल डिटेल्स इस तरह की आएंगी कि जब आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ रहे होगे अपने यूनिवर्सिटी के कोर्स में, तो बाज़ का बेसिस वेक्टर्स को वर्कआउट करने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है। और बाज़ का आपके बेसिस वेक्टर जो है वो फंक्शंस बन जाएंगे, मैथमेटिकल फंक्शंस। और अगर मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे तो फिर आपके जो ऑपरेटर्स हैं, जो यहाँ पे मैट्रिसेस हैं, वो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स बन जाएंगे। और जो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट्स, जो यहाँ पे नंबर्स हैं और बेसिकली वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, वो आपके इंटीग्रल्स बन जाएंगे, ठीक है। सो मैथमेटिकली द प्रॉब्लम मे बिकम अ बिट डिफिकल्ट, बट कंसेप्चुअली यही 4-5 स्टेप्स हैं जो हमने करने हैं। बेसिस वेक्टर चूज करने हैं, उनसे स्टेट्स बनानी है, ऑपरेटर्स बनाने हैं, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। सो विद दिस वी कंक्लूड द सेकेंड पार्ट एंड नाउ वी कैन, हाउ मच टाइम डू वी हैव? 2 minutes? ओके, अच्छा नहीं, फिर हम इसको स्किप कर देते हैं, इसकी हमें करने की बात नहीं है, ज़रूरत नहीं। मेरा ख्याल है कि अगर आर यू पीपल इंटरेस्टेड इन, ओके आई कैन टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ पास्ट ऑफ अ क्वांटम पार्टिकल, आर यू इंटरेस्टेड इन द स्टोरी और नो? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, यस। ओके, सो ये मुझे मौका मिला था जब इस पे, दिस इज द सेम सिस्टम बेसिकली, इट इज़ आल्सो अ टेस्ट, इट इज़ आल्सो अ टेस्ट कि जो हमने बात की है वो हमें समझ, मतलब मैं कन्वे कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया हूँ। दिस इज अगेन द सेम सॉर्ट ऑफ सिस्टम, स्लाइटली हमने उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है। स्लाइटली कॉम्प्लेक्स किस तरह से किया है हमने, इस तरह से कॉम्प्लेक्स उसको कॉम्प्लेक्स किया। अगेन दिस इज अ बीम स्प्लिटर और मिरर, और जो एक दूसरा आर्म था वहाँ पे हमने एक और बीम स्प्लिटर ऐड कर दिया है, और उसके अगेन ये 2 बीम स्प्लिटर और 1-2 हमारे पास मिरर्स हैं। वी कॉल इट नेस्टेड इंटरफेरोमीटर, कि हमारे पास एक आउटर इंटरफेरोमीटर है जो ये हमें नज़र आ रहा है, और उसके अंदर एक नेस्टेड इंटरफेरोमीटर है जो हमें ये नज़र आ रहा है। अगेन हमारे पास एक सोर्स है जहाँ से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और एक हमारे पास डिटेक्टर है जहाँ पे पार्टिकल डिटेक्ट हो रहे हैं। जो ख़ास बात है वो ये बात है कि ये जो बीम स्प्लिटर है और ये जो बीम स्प्लिटर है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन सेम है, r² = t²। और हमने देखा था कि अगर r² t² होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो फोटॉन आएगा वो इस जगह नहीं आ सकता, क्योंकि ये डार्क पोर्ट है, यहाँ से हमने कहानी स्टार्ट की थी। अच्छा, और अभी हमने जो फॉर्मुलिज्म यूज़ किया ना, उसको यूज़ करते हुए आप अगेन इसको भी स्टडी कर सकते हो बहुत इजीली। अगेन हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कितने पाथ हैं, हमारे पास एक ये पाथ है, सो हम इसके साथ एक वेक्टर एसोसिएट कर देंगे, लेट्स कॉल इट 1 0 0। एक हमारे पास ये पाथ है, एक हमारे पास ये पाथ है, इसके साथ हम एक और वेक्टर एसोसिएट कर देते हैं, लेट्स कॉल इट 0 1 0। और एक फाइनली हमारे पास ये पाथ है, हम उसके साथ एक थर्ड वेक्टर एसोसिएट कर देते हैं, लेट्स कॉल इट 0 0 1। सो उसी तरह का हमारे पास 3 वेक्टर्स आ गए, बेसिस वेक्टर्स आ गए। इनकी प्रोडक्ट्स के साथ हम सारे ऑपरेटर्स बना सकते हैं, और उनके लिए हम BS1 के लिए ट्रांसमिशन मैट्रिक्स लिख सकते हैं, BS2 के लिए ट्रांसमिशन मैट्रिक्स लिख सकते हैं। और ये ईजी एक्सरसाइज है, अगर आप लोगों ने फॉलो किया है तो आप यू कैन डू इट वेरी इजीली। और अगर आप इसको करो तो बहुत सारा रिसर्च मटेरियल है इससे रिलेटेड, जिसको आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, उसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये चीज़ होगी कि अगर आप सोर्स से आपके पास एक फोटॉन आया है तो क्वांटम एम्पलीट्यूड यहाँ पे आएगा, क्वांटम एम्पलीट्यूड यहाँ पे आएगा, वी एग्री। इसके बाद जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे आएगा वो इस रास्ते से डिटेक्टर तक आ जाएगा, और जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे आएगा वो इस जगह पे आएगा। और चूंकि यहाँ पे 50-50 बीम सेपरेटर है, सो इधर से आने वाला एम्पलीट्यूड इस रास्ते से निकल जाएगा, इट कैन नॉट कम ओवर हियर, दिस इज द डार्क पोर्ट, ठीक है। सो जो फोटॉन यहाँ से आएगा वो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होगा, वो ज़ाया हो जाएगा, ओके। अच्छा, अब आप क्या करते हो, आप सोर्स और डिटेक्टर को स्विच कर देते हो, यू ब्रिंग द सोर्स ओवर हियर एंड यू टेक द डिटेक्टर ओवर देयर। अब यहाँ से आपने फोटॉन को छोड़ा है, अब जो फोटॉन यहाँ से आएगा, क्वांटम एम्पलीट्यूड इस रास्ते से डिटेक्टर तक जा सकते हैं, और क्वांटम एम्पलीट्यूड इस रास्ते से, जिस रास्ते को फॉलो नहीं कर सकता था ऊपर वाले सोर्स से आते हुए, अब यहाँ पे क्वांटम एम्पलीट्यूड मौजूद होगा, ठीक है। और फिर जो ये मौजूद होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। लेकिन अगेन चूंकि ये 50-50 बीम सेपरेटर्स हैं, इसका मतलब है कि यहाँ से आने वाले फोटॉन के लिए दिस विल बी डार्क पोर्ट, और ये वाला फोटॉन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यू गेट दिस थिंग। अच्छा, अब एक ये प्रोफेसर वेदमैन है जो तेल अवीव यूनिवर्सिटी में होते हैं, इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग 2013 में थ्योरी दी पास्ट ऑफ पार्टिकल की,
और वो ये कहते हैं कि पार्टिकल उस जगह पे मौजूद था जहाँ पे ओवरलैप मौजूद है। सो ओवरलैप हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो ऑब्वियसली पार्टिकल जो है पास्ट में यहाँ से पार्टिकल निकले और यहाँ पे एब्जॉर्ब हुए, तो वो माजी के अंदर उसने ये पाथ फॉलो किया है। अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स भी कहती है, लेकिन वो पार्टिकल यहाँ पे भी था क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप है। ठीक है, और उन्होंने जो अपने इसमें आर्टिकल में लिखा है उसमें इस तरह के उन्होंने सेंटेंस लिखे हैं, द फोटॉन इट डिडेंट एंटर द इंटरफेरोमीटर, इनर इंटरफेरोमीटर की बात हो रही है, इट डिडेंट कम आउट ऑफ द इंटरफेरोमीटर बट इट वाज देयर। ठीक है, या किसी और जगह उन्होंने लिखा होगा कि द फोटॉन कैन बी फाउंड वेयर इट डिडेंट गो, फोटॉन गया तो नहीं लेकिन वहाँ पे मौजूद था। तो बेसिकली ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्लेम था, इसके ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सी पैदा हुई, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर ज़ाहिर है फिर आर्गूमेंट दिए, इन्होंने आगे जवाब दिया, बहुत डिबेट है इस चीज़ के ऊपर। मेरा भी इसमें कंट्रीब्यूशन मौजूद है थोड़ा सा। तो टू स्टेट वेक्टर फॉर्मलिज्म और क्वांटम इंटरफेरेंस, फिर इसके ऊपर उन्होंने एक कमेंट किया, फिर उसको मैंने रिप्लाई दिया। तो बेसिकली ये एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। हाँ, अगेन इसमें भी एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं है, यानी जो पार्टिकल था नाउ इट इज डार्क स्पॉट पे या डार्क पॉइंट पे, वो डार्क पॉइंट पे इंटरफेरेंस दैट जस्ट इंटरफेरेंस जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज रिमेन 1। सो इफ द प्रोबेबिलिटी इज 0 एट सम पॉइंट, द एनर्जी इज गोइंग इन द अदर पोर्ट, वहां पे प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। अच्छा, नहीं जो डिटेक्टर है, जो नीचे डिटेक्टर जो इसमें उतने ही पार्टिकल डिटेक्ट होंगे जो सोर्स दे रहा है? नहीं, कुछ ज़ाया हो जाएंगे ना, क्योंकि बेसिकली वी शुड हैव वन डिटेक्टर ओवर हियर, तो सारे के सारे पार्टिकल यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होंगे। हाँ। कुछ पार्टिकल जहाँ चल जाएंगे, कुछ पार्टिकल यहाँ चल जाएंगे। जो क्लेम है जो पास्ट ऑफ पार्टिकल का, वो क्लेम उन पार्टिकल्स के लिए जो सोर्स से निकले और इस डिटेक्टर पे डिटेक्ट हुए। हाँ। उन पार्टिकल्स के लिए वेदमैन साहब का कहना है कि उन्होंने ये पाथ भी फॉलो किया और वो इसके अंदर भी चले गए। कैसे गए हमें नहीं पता, कैसे निकले हमें नहीं पता, लेकिन उसके अंदर मौजूद थे। और वो हमें चैलेंज ये करते हैं कि यू कैन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, कि आप यहाँ पे उसकी प्रेजेंस के लिए ऑब्वियसली यू कैन नॉट पुट अ डिटेक्टर हियर। अगर आप डिटेक्टर रखोगे तो पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उसका एक तरीका वो निकालते हैं जिसको बोलते हैं वीक मेजरमेंट। वीक मेजरमेंट का मतलब ये है कि आप स्लाइटली जो है इस जगह पे अपने फोटॉन को इंटरेक्ट करवाओ किसी और क्वांटम सिस्टम के साथ, और फिर अगर जब वो फोटॉन, आपका जो प्रिंसिपल फोटॉन है, वो यहाँ पे डिटेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे जो आपने एडिशनल क्वांटम सिस्टम रखा था उसके ऊपर आप देखो कि ये इसके साथ इंटरेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था। अब यू गेट द पॉइंट। तो उस पर फिर वो कहते हैं कि अच्छा जो फोटॉन है वो यहाँ पे ट्रेस छोड़ता है, फोटॉन यहाँ पे मौजूद था और वो फोटॉन डिटेक्ट यहाँ पे हुआ। दिस इज देयर क्लेम। और इसके ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया, और एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ क्लेम करता है कि फोटॉन जो है बेसिकली इनर इंटरफेरोमीटर में मौजूद है लेकिन आउटर इंटरफेरोमीटर में मौजूद नहीं है। ये उनका क्लेम है। अगर आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा बताऊं कि इसमें उनकी ट्रिक क्या यूज़ कर रहे हैं। नहीं, उसमें थोड़े से जो कि लेमैन हूँ मैं ना, तो मैं लेमैन का क्वेश्चन करूँगा, मैं तो ज़्यादा रिसर्चर नहीं हूँ। लेमैन का ये है कि जो आपका ये जो दूसरी ट्रेजेक्ट्री में पार्टिकल मौजूद था, तो कैसे ऐसा, क्योंकि आपके डिटेक्टर जो है ना वो फोटॉन डिटेक्टर है, ऐसा तो नहीं है कि ये जो पार्टिकल है ये अपना फॉर्म किसी ऐसे पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहा है जो कि आपका डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर रहा? नहीं, ऐसे भी नहीं। ठीक है, जो वेदमैन साहब है ना, उनका क्लेम गलत है। अच्छा। वो एक ट्रिक यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। इसके ऊपर बहुत डिबेट है इसके ऊपर। अगर आप, और ये जो इसके ऊपर पेपर है ना, ये मतलब रीडेबल फॉर्मेट में जो इस तरह का फॉर्मूलिज्म मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना, उसको यूज़ करते हुए आप इनकी मैथमेटिक्स भी कर सकते हो और इनके आर्गूमेंट्स को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो बल्कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है ना, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। आई कैन सेंड यू द PDF ऑफ दीज पेपर्स। आप रीड करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको इंजॉय भी करोगे। सो ये एक छोटी सी चीज़ हमारे सामने आ गई जिस पे हमने बात कर ली। शुड वी कंटिन्यू? आगे मैं बहुत अब छोटी बात करूँगा, बहुत ही मुख्तसर बात करूँगा। और बेसिकली ये जो है वो आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर मैंने मतलब ये जो चीज़ें ज़्यादा मैंने टाइम इनके ऊपर गुजारना था। अनफॉर्चुनेटली वो हम फॉर्मलिज्म के ऊपर बात करते रहे। अभी तक जो हमने सीखा है उसका लुबे लबाब क्या है? उसका लुबे लबाब ये है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रैंडमनेस। एक वो रैंडमनेस है जो क्लासिकल वर्ल्ड में आती है और एक वो रैंडमनेस है जो क्वांटम वर्ल्ड में है। जो क्वांटम वर्ल्ड में रैंडमनेस है डेट इज़ ट्रू रैंडमनेस, मैं उसको ट्रू रैंडमनेस कह रहा हूँ।
जो क्लासिकल वर्ल्ड में रैंडमनेस है दैट इज अपेरेंटली रैंडम, बट इट इज़ रैंडम बिकॉज देयर इज सम मिसिंग इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है और अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो फिर दिस इज़ नॉट रैंडम एट ऑल। अब इसको यूज़ करते हुए हम इस आर्गूमेंट पे बहस कर सकते हैं, सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन वर्सेस इंटेलिजेंट डिज़ाइन। ये बड़ी मशहूर बहस है, बहुत से लोग एक साइड को फॉलो करते हैं कि हम लोग जो हैं वो ऑब्वियसली हमारा ख्याल है कि बल्कि हमारा ईमान है कि हम लोग क्रिएट किए गए हैं, एक डिज़ाइनर है जिसने एक चीज़ डिज़ाइन की है, लेकिन सारे लोग इसको नहीं भी मानते हैं। वो ये कहते हैं कि नहीं, कुछ रैंडम इवेंट्स हुए, हम नहीं जानते वो किस तरह से हुए, लेकिन उसके बाद फिर लाइफ का ज़हूर हो गया। फिर जब लाइफ का ज़हूर हो गया तो फिर ऐसा होता था कि जो कोई DNA स्ट्रैंड्स अलहदा होते थे और बाद में रिकम्बाइन होते थे, तो वहाँ पे कोई रैंडम एरर आ जाता था। उस रैंडम एरर की वजह से एक नई ट्रेड पैदा हो जाती थी नए ऑर्गेनिज्म में, और अगर वो ट्रेड यूज़फुल होती थी तो फिर वो रहती थी, अदरवाइज़ वो ज़ाया हो जाती थी। और इस तरह से करते करते हमारे पास ढेर सारी डिफरेंट स्पीशीज़ बन गई। अब इसमें आपका जो भी बिलीफ है वो बिल्कुल आप उसको रखें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है, वो ये है कि वी स्टिल हैव टू आस्क कि वो जो रैंडम म्यूटेशंस हो रही हैं वो क्लासिकल हो रही हैं कि क्वांटम हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो क्लासिकल हो रही हैं तो इसका मतलब है कि देयर वाज सम इन्फॉर्मेशन। हम इस बहस पे नहीं पढ़ते कि वो इन्फॉर्मेशन किसके पास थी, कोई डाइटी थी, कोई मतलब उसकी बहस नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट हमें ये मानना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन वाज देयर। इसका क्या मतलब होगा कि वहाँ पे कोई ना कोई डिज़ाइन मौजूद था। दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि जो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं वो भी मतलब शायद इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा इम्प्लिसिटली वो ये चीज़ रख रहे हैं कि शायद कोई डिज़ाइन हो सकता है अगर वो रैंडमनेस जो है वो क्वांटम रैंडमनेस ना हो। आवर थॉट प्रोसेस इज फ्री। मैं हम इसको छोड़ दें, स्किप कर देते हैं। I wish to talk about subjective and objective realities, but I am already very late, so I do not know whether I should continue or no. हम यूँ कर लें कि अगर हम इसको कंक्लूड कर लें, मतलब जो लोग जाना चाहते चले जाएं और फिर जो लोग बैठ के कर सकते हैं तो हम फिर इसको कंटिन्यू कर लें। मैं अपने फ्लो में जा रहा हूँ, चले सही है। नहीं, लेकिन वो मुनासिब नहीं लगता ना कि आप कहो कि टाइम पास हो गया है तो उसके बाद। ओके, द लास्ट थिंग दैट आई विश टू डिस्कस विद यू इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये है सब्जेक्टिव रियलिटीज़ वर्सेस ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़। अब थोड़ा बहुत हमें अंदाज़ा है कि सब्जेक्टिव रियलिटीज़ या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस वो हैं जो एक सब्जेक्ट फील करता है, और वो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में डिफरेंट होते चले जाएंगे। आपकी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और होंगे, मेरे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस और होंगे, डॉक्टर साहब के और होंगे। और एक है ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, जो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सब्जेक्ट हैं, जो हैं और सब सब्जेक्ट्स के लिए एक जैसे हैं, और अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो भी वो मौजूद है। जिस तरह से इस कमरे का अगर हम एवरेज टेम्परेचर निकालें तो वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, लेकिन इस टाइम कौन उसको कैसा फील कर रहा है ये हमारे डिफरेंट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, राइट। अच्छा, अब हमारी जो ज़िंदगी के अंदर चीज़ें होती हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो साइंस है डेट डील्स विद ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़, और जो आपकी आर्ट्स है, रिलीजन है, वैल्यूज़ है, हमारा मॉरल जो मोरालिटी है, वो सब के सब हमारे सब्जेक्टिव रियलिटीज़ की डोमेन में आते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि क्वांटम वर्ल्ड के अंदर साइंस जो है वो इट स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्टिव रियलिटी, और फिर हम देखेंगे कि इस सब्जेक्टिव रियलिटी से ऑब्जेक्टिव रियलिटी आती है, किस तरह से आती है। और अगर मैं आपको कन्विंस कर पाया कि यस दिस इज़ हाउ यू गेट द ऑब्जेक्टिव रियलिटी, तो फिर शायद हम एक इस तरह का एक हाइपोथेसिस दे सकते हैं कि शायद हमारी ज़िंदगियों में भी जो हमारी सब्जेक्टिव रियलिटीज़ हैं वो भी शायद हम किसी तरह से कंबाइन करके ऑब्जेक्टिव रियलिटी बना सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, उसके ऊपर हैकरनून पे। अभी मेरे पास टाइम नहीं होगा कि सारे पे बात करूँ, लेकिन अगर आप ज़रूर उसको पढ़िएगा अगर आपका इंटरेस्ट हो, और जो चीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। वो एग्जाम्पल लेता हूँ कि जिस तरह से हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये लाइट है, ये लाइट ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, हम सारे इसको देख रहे हैं, हम सबको लाइट नज़र आ रही है, हम सबको एक ही जैसी लाइट नज़र आ रही है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। अच्छा, अब हम अगर ये करें, हम सिर्फ एक लाइट रखें सोर्स, बाकी सारे बंद कर दें और लाइट की इंटेंसिटी कम करना स्टार्ट कर दें, तो क्या होगा? अगर हम लाइट की हमने बात की थी कि लाइट से बेसिकली क्या हो रहा है, फोटॉन्स आ रहे हैं, और वो फोटॉन्स हमारी आंखों में पड़ रहे हैं और हमें विजन नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम लाइट की इंटेंसिटी कम करना स्टार्ट कर देंगे तो फ्यूर फोटॉन्स होंगे। अगर फोटॉन्स कम होंगे तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली अंधेरा हो जाएगा, हम देखने में हमें मुश्किल पेश आएगी।
और अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें, वी कीप ऑन रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी, देन वी विल रीच अ पॉइंट व्हेन ओनली वन फोटॉन एट अ टाइम इज बीइंग एमिटेड फ्रॉम द सोर्स। ये हम कर सकते हैं ना, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है कि आप इंटेंसिटी कम करते चल जाओ और आपने इंटेंसिटी इतनी कम कर दी कि आपके सिर्फ एक फोटॉन आ रहा है। अब यहाँ पे क्वांटम मैजिक होगा, वो फोटॉन कितने लोगों को नजर आएगा, कोई बता सकता है? वो सिर्फ एक बंदे को नजर आएगा, एक बंदे को फोटॉन नजर आएगा, बाकी किसी को फोटॉन नजर नहीं आएगा। अब ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है या ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है? ये किस तरह से ऑब्जेक्टिव है? ये तो एक सब्जेक्ट को नजर आया ना, बाकी को तो नहीं नजर आया। ठीक है, जिसको नजर आया जो यू गेट दिस पॉइंट। सो क्वांटम लेवल पे जो एक्सपीरियंस है वो सब्जेक्टिव रियलिटी है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मजे की कहानी है। अब मजे की कहानी है, अब जरूरी नहीं है कि जो फोटॉन इमिट हुआ है वो डायरेक्टली आपकी आंख में चला गया। हो सकता है कि वो फोटॉन जो है, पहले सबसे बात है कि वो वाइट नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि देयर आर नो वाइट फोटॉन्स। उस फोटॉन का कोई कलर होगा। ये और बात है कि हमारी आंखें जो है वो अंधेरे में कलर्स को देख नहीं सकती, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास परफेक्ट आइज़ हैं और वो बिल्कुल अंधेरे में भी कलर को देख सकती हैं। तो हो सकता है कि कोई साहब कहें कि यहाँ से अभी नीले रंग का झमाका सा हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई और साहब कहेंगे, वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हुआ, बेसिकली यहाँ पे मुझे लाइट नज़र आई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई ऐसे फोटॉन को देखा है जो इस जगह गया है और यहाँ से स्कैटर होकर आया है, और वो कहे कि नहीं वो नीला नहीं था, वो तो सुर्ख रंग का था। कोई और साहब कहेंगे नहीं तुम दोनों गलत कह रहे हो, मैंने ग्रीन फोटॉन वहाँ से आते हुए देखा। यू गेट दिस पॉइंट? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन दिस रूम। अगर हम क्वांटम वर्ल्ड में चले जाएं, अगर हम इंटेंसिटीज को कम करते चले जाएं, तो हमारे पास इस तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे जो हर एक के लिए सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होगा। ओके, अच्छा, इनमें से कौन दुरुस्त कह रहा होगा? सभी दुरुस्त कह रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं वो हर एक के लिए डिफरेंट होंगे और वो दोनों सेम हो सकते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास फोटॉन है, लेकिन हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कोई स्पिन मेजर करते हैं किसी पार्टिकल की, तो स्पिन अप हो सकती है, स्पिन डाउन हो सकती है। तो एक साहब कहेंगे कि स्पिन अप आई है, दूसरे साहब कहेंगे स्पिन डाउन आई है। दोनों सही होंगे, दोनों गलत बात कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट बात कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे दोनों सही होंगे। क्यों? क्योंकि जो असल रियलिटी है उसका ओवरलैप है दोनों के साथ, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे भी इस रूम के अंदर, आर यू कन्विंस्ड दैट इफ वी गो टू क्वांटम लेवल वी आर एक्सपीरियंसिंग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस विच आर डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। अब उन एक्सपीरियंसेस से ऑब्जेक्टिव रियलिटी कैसे आई है? वो इस तरह से आई है कि अगर हम यूं करें कि हमने टाइम को बहुत स्लो किया, हमने टाइम को इतना मतलब स्लो किया कि एक टाइम पे एक फोटॉन आ रहा था और वो फोटॉन को एक साहब देख रहे थे। अब हमने टाइम को इतना फास्ट कर दिया कि यहाँ से 10 मिलियन 100 बिलियन फोटॉन्स अगर निकले उस टाइम के दौरान, और उसने सारा कुछ रोशन कर दिया और हमारे पास ऑब्जेक्टिव रियलिटी रिस्टोर हो गई। दिस इज हाउ यू गेट ऑब्जेक्टिव रियलिटी इन साइंस, एटलीस्ट इन क्वांटम वर्ल्ड। कि क्वांटम वर्ल्ड में जो इंडिविजुअल क्वांटम इवेंट्स हैं दे आर सब्जेक्टिव, बट दे हैपन इन सच रैपिडिटी और विद सच इतने ज़्यादा तादाद में होते हैं, इतनी रेपिटिशन से होते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव रियलिटी बन जाती है, जिस पर हम सारे एग्री कर जाते हैं, ठीक है। सो ये एक मेरा आखिरी पॉइंट था जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, और इसके बाद फिर मैं थोड़ा सा एक आपसे फीडबैक लेना चाह रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर कि अगर हम इस क्वांटम वर्ल्ड से लिखे हुए सीखे हुए प्रिंसिपल को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर अप्लाई करें, अपनी वैल्यूज़ के ऊपर, अपने जो भी हमारे पास कल्चरल नॉर्म्स हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम है, वो भी हर एक के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, क्या ऐसा हो सकता है सबके सब दुरुस्त हों एट द सेम टाइम? वाई? बिकॉज हर एक के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस या सब्जेक्टिव वैल्यूज़ का कोई ओवरलैप मौजूद है ट्रू ऑब्जेक्टिव रियलिटी के साथ। सो एक टाइम पे सारे के सारे करेक्ट है, ठीक है। आल्दो के मतलब मैं कोई और बात कर रहा हूँ, आपको हम एक दूसरे के ऑपोजिट बातें कर रहे हैं, बट वी कैन बोथ बी राइट एट द सेम टाइम, बिकॉज जो असल ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो सब में हम सब के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस का। दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई विश टू से कि हो सकता है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि हम अपने सारे के सारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को ऐड अप करें। जिस तरह से हम क्वांटम मैकेनिक्स में सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को ऐड करते हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव रियलिटी आ जाती है। हो सकता है हमें अपनी ज़िंदगी का या इंसानियत का कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ इस तरह से मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। बहुत बहुत मुझे आई एम सॉरी मैंने आप लोगों को बहुत टाइम लिया। आपके कोई क्वेश्चन हैं तो मैं आई विल हैप्पीली आंसर।
मेरा एक सवाल था सबसे पहले आपने जो फीडबैक भी देनी है कि जो ये लेमैन के लिए टॉक थी या टेक्निकल लगी आपको टॉक? अच्छा, मेरे लिए ऑनेस्टली जो वो फार्मूला वाला पार्ट था ना, उसमें आई लॉस्ट इट बिकॉज मुझे आइडिया नहीं था कि किस बारे में बात हो रही है। मेरा फिजिक्स से थोड़ा इतना क्लोज ताल्लुक नहीं है, अच्छा, बट इट्स ओके ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनको समझ आ रहा था। इट वाज नॉट फॉर एवरीवन। मेरा सवाल ये कि जो क्वांटम कंप्यूटर की बात होती है, क्वांटम कंप्यूटर्स पे जो काम हो रहा है और जो एग्जिस्ट करते हैं, वो भी इसी तरीके से जो वो क्लासिक वर्ल्ड की एग्जांपल्स पे काम कर रहे होते हैं, या फिर वो बिल्कुल जो क्वांटम लेवल पे काम हो रहा होता है, जिसके अंदर हम फोटोन्स की बात कर रहे हैं, वेव्स और उसकी पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर वो लोग एग्जांपल्स पे काम कर रहे होते हैं? वो क्वांटम कंप्यूटेशन का मतलब है कि वो क्वांटम सिस्टम्स के साथ काम कर रहे हैं और वो क्वांटम इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं। और उनके पास जिस तरह से आपके पास क्लासिकल कंप्यूटर के अंदर क्लासिकल एल्गोरिथम्स हैं, आपके पास बिट्स हैं जो ऑन जो ऑफ हो सकती हैं, वो ये बात कर सकें कि हमारे पास कोई क्यूबिट है, वो ऑन भी हो सकती है, वो ऑफ भी हो सकती है, और वो उनके दरमियान वो बेसिकली एक वेक्टर है, और वेक्टर कैन बी इन सुपरपोजिशन ऑफ बीइंग ऑन एंड ऑफ एट द सेम टाइम। सो उस तरह के ऑब्जेक्ट्स के साथ वो डील करते हैं, क्वांटम ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं। जिस तरह से हम क्वांटम सिस्टम्स को इवॉल्व कराते हैं, उस तरीके से वो उनके साथ इंटरेक्शंस कराते हैं और उनसे फिर अपना जो एल्गोरिदम का रिजल्ट है वो हासिल करते हैं। लेकिन मैं उस चीज़ वो नहीं हूँ, मैं उसको एक्सपर्ट नहीं हूँ उस फील्ड का, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता। और एक और सवाल है कि ये क्वांटम फिजिक्स का और एस्ट्रोफिजिक्स का कितना आपस में लिंक है? एस्ट्रोफिजिक्स भी मेरा उस पर ज़्यादा नहीं है अमल दखल, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बेसिकली एस्ट्रोफिजिक्स वाला ना ये चीज़ आप पढ़ते हो जनरल रिलेटिविटी के अंदर, और वहाँ से आप ये चीज़ें देखते हो, और क्वांटम ऑप्टिक्स के अंदर आप लाइट मैटर इंटरेक्शन फोटॉन्स वगैरह की बात कर रहे हो। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो एक लिंक मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे पास जैसे जो अभी मैंने टॉक की है, हमारे पास जो कहीं दूर से एक स्टार नज़र आ रहा है, ठीक है, सो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि अगर स्टार से सिर्फ एक फोटॉन आएगा तो वो दुनिया में कितने लोग देखेंगे? वो एक देखेगा, ज़्यादा नहीं देख सकेंगे। तो इसका मतलब है कि वो एक सब्जेक्टिव रियलिटी बन जाएगी। अब इसका ये मतलब है कि जितने स्टार्स हमें नज़र आ रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि उनसे बहुत ज़्यादा और स्टार्स हों जो हमें इस वजह से नज़र नहीं आ रहे कि उनकी लाइट हम तक पहुँच नहीं रही है, उनकी लाइट किसी और जगह पहुँच रही है। लेकिन अगर पहुँच भी रही है तो वो शायद 1 या 2 फोटॉन आए हैं, और वो किसी बंदे ने देख लिया तो देख लिया, किसी बंदे ने ना देख सका तो ना देख सका। एक तो मैं इसके ऊपर ये बात कर सकता हूँ। दूसरी एक मैं बात ये कर सकता हूँ कि एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक दूर कोई स्टार है, वहाँ से आपके पास लाइट आ रही है, और बीच के अंदर आपके पास कोई गैलेक्सी है या कोई ब्लैक होल है, तो व्हाट हैपन्स इज़ कि वो लाइट इस तरह से आपके मतलब बेसिकली वो लेंस का काम देती है कि लाइट इस तरह से फैल रही थी, दूर जा रही थी स्टार की, तो आगे गैलेक्सी या कोई ब्लैक होल आ गया तो लाइट वहाँ से द्वारा फोकस हो गई। तो कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो हमें इस तरह से नज़र आते हैं, ठीक है। और उन स्टार्स के अंदर हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो इस इंटरफेरोमीटर से रिलेटेड है। उसमें एक ये जिस तरह से हमने बात की थी ना कि जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज़ हैं जहाँ पे हमारे पास ट्रेजेक्ट्रीज हैं, और जो क्वांटम प्रोबेबिलिटीज़ हैं जहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड्स हैं, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस क्या है कि एक जगह हमें पता है कि पार्टिकल ने कौन सा पाथ फॉलो किया है, और एक जगह हमें नहीं पता कि पार्टिकल ने कौन सा पाथ फॉलो किया है। अच्छा, अब कुछ लोग जो है ना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, ये जो हम उसको चेंज कर देते हैं, एक हम इंटरफेरोमीटर के अंदर हम रन टाइम के ऊपर पाथ जो है वो डिसाइड करते हैं या उसको निकाल देते हैं। एक वो चीज़ है मेरे ज़हन में भी आ रही है कि थोड़ी देर में, और जब तक नहीं आती तब तक कोई और क्वेश्चन है तो वो आप कर लें। जी सर, यस, सॉरी मुझे डिलेड चॉइस एक्सपेरिमेंट। डिलेड चॉइस एक्सपेरिमेंट जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना, अब ये भी चीज़ हमने इस्टेब्लिश, इस पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप बिल्कुल इस पर ना हैरान हो जाओगे देख के सुन के, कि हमारे पास जो क्वांटम सिस्टम है ना इंटरफेरोमीटर का, जिसके अंदर हमारे पास एम्पलीट्यूड फ्लो कर रहे हैं और हमारे पास एंड पे रिजल्ट आ रहा है। यू कैन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट जिसमें फोटॉन इंटरफेरोमीटर के अंदर आ गया, और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मैंने बीम स्प्लिटर रखना कि नहीं रखना, ठीक है। और यानी आपने जो है ना डिलेड चॉइस एक्सपेरिमेंट,
आपने जब सिस्टम इवॉल्व हो गया, आपने बाद में डिसाइड किया कि भाई मैंने इंटरफेरोमीटर रखना है कि नहीं रखना, और उस टाइम अगर मैंने इंटरफेरोमीटर बीम स्प्लिटर दूसरा नहीं रखा तो फोटॉन की एवोल्यूशन एक और तरह की होगी, एक और तरह की मेरे पास प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी, और अगर मैं उसको रख दूंगा तो मेरे पास एक और तरह की प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी जो हमने प्रोबेबिलिटीज़ दिखाई थी। ये डिलेड चॉइस एक्सपेरिमेंट हम उन स्टार्स के साथ भी कर सकते हैं जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग के ज़रिए हमारे पास आ रहे हैं और जो साल से बिलियंस ऑफ ईयर पहले से जिनकी लाइट मौजूद है। अब जब हम उनको देख रहे हैं तो अभी भी हम, अब वो लाइट अब नहीं आना स्टार्ट हुई, बहुत मतलब वो रास्ते में है। इस टाइम पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि वी आर गोइंग टू लुक एट दिस पाथ, इसको हमने ब्लॉक करना है, तो वो यहाँ से आएगा, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी डिटेक्शन प्रोबेबिलिटी, और अगर हमने दोनों पाथ ओपन रखे हैं तो वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मेरा एस्ट्रोफिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के आपस में जो रिलेशन है वो इतनी नॉलेज था। जी सॉरी। जी सर, वो जैसे आपने कहा कि ए लेमैन्स गाइड टू क्वांटम वर्ल्ड, अच्छा सर ये कुछ मैंने भी अपने साथ एक्सपेरिमेंट इसी तरह से किया कि मसलन हमने कोई मैथमेटिक्स की डिग्री ले ली, ठीक है जी, 16 ईयर एजुकेशन कर ली, अच्छा तो फिर हमें पता लगा कि भाई 16 ईयर से तो ज़्यादा ही लगेंगे हमें लेमैन्स गाइड करने के लिए, ठीक है ना। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी हमें ये प्रोसेस जो है जारी रखना चाहिए कि कोई इतनी जल्दी ये आ नहीं जाता कि टेक्निकल नॉलेज जो है वो लेमैन के वर्ड में हम जो है एक्सप्लेन कर सके। तो इसके लिए भी जितनी हमने लर्निंग की होगी उतनी अनलर्निंग करनी पड़ेगी हमें, बस ये मेरा। चलें, आपके कमेंट का शुक्रिया। आप बैठे रहते तो शायद आप ये एतराज़ ना करते, आप उड़ के चले गए बीच में, फिर उसके बाद आपने आके एतराज़ कर दिया। लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश की, आई डोंट नो अगर आप लोग समझते हो कि नहीं कामयाब इतनी नहीं है तो मैं अगली बार कोशिश करूँगा इससे बेहतर कर सकूँ। तो लेकिन बहरहाल मुझे तो लगे कि बड़ी सादा सी ज़ुबान है, सादा सी बात है कि हम लोगों ने इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ वर्कआउट करनी है। क्यों? क्योंकि इवेंट्स रैंडम है और प्रोबेबिलिटीज़ को वर्कआउट करने का ये फॉर्मलिज्म है, एक मेथड है। नहीं मगर ये है कि मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। वैसे तो ज़्यादातर हमने यही मसलन सेल्फ हेल्प की बुक्स में भी पढ़ते हैं कि आप अपने नेगेटिव्स को पॉजिटिव में कैसे चेंज करें। आज मैंने ये चीज़ सीखी कि अपने पॉजिटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करें। अच्छा ठीक है, यानी कि मुझे बड़ी हैरत होती थी कि a² - b² की तो फैक्टराइजेशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा तो अब a² + b² की फैक्टराइजेशन करना जो है बड़ा a+b जी, तो वो मैंने आज ये चीज़ सीखी कि अच्छा अपने प्लस को जो है चेंज कर लीजिए अपने माइनस में, मसलन उसको -i² लिख लीजिए तो फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो ये बैठे बिठाए देन एंड देयर मैंने कहा ओ ये तो ज़बरदस्त चीज़ हो गई। चलो शुक्रिया। जनरल कमेंट्स हैं चूँकि बहरहाल ये चूँकि क्वांटम मैकेनिक्स जो पढ़ते हैं उनको भी वो भी परेशान रहते हैं, जो नहीं पढ़ते वो भी परेशान है, दोनों के लिए परेशानी इस सेंस में है कि वो सब्जेक्टिव रियलिटी है कि क्योंकि इसमें जितनी फैंटेसीज बनाई गई हैं ना वो प्रोबेबिलिटी के जो बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब 18वीं सदी में या 19वीं सदी में जो हुआ है ना कि गॉड इज डेड, तो वो तो चूँकि हर चीज़ डिटर्मिनिस्टिक हो गई थी तो ही डाइड नाउ। लेकिन जब ये आ गया और इसमें देखिए आपने बड़ी अच्छी ये दो जो बातें की हैं कि इंटेलिजेंट डिज़ाइन और वो जो हाँ, तो ये दो जो थ्योरी है अब इसने दोबारा सर उठा लिया और ये अभी तक डिस्कस हो रही है इस पे। हाँ, तो ये एक तरह से वो जो डिटर्मिनिस्टिक वर्ड था कि जिसमें गॉड की ज़रूरत नहीं रही थी, अब ज़रूरत है। हाँ, मैं इसको ना इस तरह से नहीं लूँगा कि मतलब हमें गॉड चाहिए या नहीं चाहिए। मैं इसको इस तरह से लूँगा कि जो लोग ये बिलीव करते हैं ना कि हम वी आर प्रोडक्ट ऑफ रैंडम प्रोसेसेस, उनको भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि भाई इंफॉर्मेशन थी कि नहीं थी। मतलब अब जैसे ये हो सकता है ना कि जैसे अभी हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मौजूद है, हमारे पास गूगल में मौजूद है, ठीक है। हो सकता है इस तरह से हमारे पास कोई डेटाबेस कभी बन जाए जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। तो मेरा जो मकसद है कहने का, वो ये चीज़ कहने का मकसद है कि आपका जो भी बिलीफ हो, आप जिसमें भी बिलीव करते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको ये एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि इवन व्हेन यू बिलीव इन नेचुरल सिलेक्शन रैंडम प्रोसेस, अ डिज़ाइन माइट बी देयर
कि वहाँ पे भी हो सकता है कोई ना कोई डिज़ाइन मौजूद हो, इस चीज़ से बहस कि वो डिज़ाइन जो है वो मतलब ऑलमाइटी गॉड है, वो कोई एक बहुत बड़ी डेटाबेस है, वो वैसी इन्फॉर्मेशन है जिसको मतलब कभी किसी ने सोचा नहीं है, लेकिन शायद वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, और अगर इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ पे फिर डिज़ाइन मौजूद है। ये मेरा कहने का मकसद है। अच्छा, अब और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, बेसिकली ये जो है ना, ये जो हम बातें कर रहे हैं इनके आंसर शायद हमें अपनी लाइफ टाइम में मिल जाए। क्वांटम बायोलॉजी पे लोग रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये बहुत पहले भी बात की थी, कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश की थी रॉजर पेनरोज ने, और उसने कहा था कि नहीं हमारे ब्रेन में शायद कोई क्वांटम सर्किट्स मौजूद हैं, कोई क्वांटम ट्यूब्स मौजूद हैं, वो हम बात करें तो। लेकिन बहरहाल वो हमें बाद में पता लगा कि नहीं, जो हमारा टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे क्वांटम सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो अब लोग उसको स्टडी कर रहे हैं, वो क्वांटम सिग्नेचर को ढूंढ रहे हैं बायोलॉजिकल मटेरियल में। तो अगर तो हमें क्वांटम सिग्नेचर मिल जाता है बायोलॉजिकल मटेरियल में, तो देन वी आर सेव फ्रॉम दिस डिटर्मिनिस्टिक, फिर हम फ्री विल को रिस्टोर कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास शायद फ्री विल मौजूद है। क्यों फ्री विल मौजूद है? क्योंकि हम प्री प्लान या प्री डिटर्मिनेड नहीं है, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है। हमारे जैसे थॉट प्रोसेस है ना, अगर आपको याद हो, इस पर मैंने बात करनी थी लेकिन बाद में हम चीज़ मिस कर गई। मैंने आपको दिखाया था कि एक जगह हमारे पास ट्रेजेक्ट्रीज है, जो जहाँ पे आप बॉल थ्रो कर रहे हो वहाँ पे और प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं, और एक जगह आपके पास एम्पलीट्यूड है और वहाँ पे हमारे पास और प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं। मैंने आपसे सवाल ये पूछना था कि आपका क्या ख्याल है कि हमारी जो थॉट प्रोसेसेस हैं वो इस तरह से एक लाइन के अंदर जा रहे हैं, या वो इस तरह से जा रहे हैं कि क्वांटम एम्पलीट्यूड्स हैं वो हर पॉसिबल पाथ के ऊपर इवॉल्व करते हैं, और बाद में जाके जब आप किसी चीज़ पे ध्यान डालते हो तो वहाँ पे कोई चीज़ मटीरियलाइज हो जाती है। इस सवाल का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर हम कर सकें, और शायद क्वांटम बायोलॉजी इस चीज़ का जवाब दे दे, तो इसका मतलब होगा कि हाँ भाई हम क्या हमारी सोचें आज़ाद हैं, क्या हमें फ़िक्री आज़ादी मैसर है, या हम जो हैं वो जस्ट एक मशीन्स हैं और वो एक किसी जंजीर ने बांधा है। और ख्याल मेरी हर सोच का पहले से कोई रिश्ता है कि कोई हमारे सोच का सिलसिला एक जंजीर की कड़ी है, वो यहाँ से स्टार्ट हुई है तो अगली कड़ियाँ वो ऐसी की ऐसी मौजूद हैं, या मेरे पास ओपन स्पेस है कि जिस पे दौड़ाओ अपने दौड़े, क्वांटम एम्पलीट्यूड्स हैं वो हर जगह जा रहे हैं वेव की तरह से, और बाद में किसी एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और वहाँ पे आपको कोई नया ख्याल आपको सूझेगा। तो ये था मेरा। ये भी तो ऐसे जस्ट थिंकिंग ना कि ये भी तो हो सकता है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है और जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन है इसका अल्टीमेटली मतलब कोई ऐसी आगे जाके यूनिफाइंग थ्योरी आ जाए कि मैंने को बताया ना ये मतलब कि देखें आपने बड़ा अच्छा डिफाइन किया है कि एक क्लासिकल रैंडमनेस और जो दूसरी है ट्रू रैंडमनेस, उसमें जो है आपकी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ठीक है ना। इस वजह से इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी हो जाए तो देन यू कैन प्रिडिक्ट विद सम सर्टेनिटी। तो हो सकता है ये भी एक आगे चल के हमें यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए कि ये दोनों अल्टीमेटली दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स और फ्रॉम द सेम डिज़ाइन। जस्ट इट्स ओपन थिंकिंग। मेरा ये जो आखिरी वाला पॉइंट था जिस पे मैं ज़्यादा टाइम गुजारना चाह रहा था वो यही है कि शायद वी कैन बिल्ड अ न्यू फिलॉसफी। अभी मतलब बड़ी रॉ फॉर्म में अब नहीं कह सकता कि अब इसमें सदा जज़ा क्या होगी, इसमें क्या चीज़ होगी, लेकिन जिस तरह से हमने कहा था ना लाइट आ रही है, हर एक का डिफरेंट एक्सपीरियंस, सबके सब करेक्ट है, सबके सब दुरुस्त है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। हम स्पिन को मेजरमेंट कर सकते हैं। सपोज करें, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारे पास एक स्मॉल वर्ल्ड है और ऊपर से कोई गॉड है, और वो गॉड जो है वो पार्टिकल्स भेजे जिनकी कोई एक स्पिन है, ठीक है। स्पिन उसी तरह का जो जानते हैं फिजिक्स की, स्पिन एक चीज़ है जो स्पिन अप हो सकती है या स्पिन डाउन हो सकती है, और हम उसको बड़े इजीली एक डिटेक्टर लगा के मेजर कर सकते हैं कि स्पिन अप है या स्पिन डाउन है। फिर स्पिन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि आप उसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी स्पिन मेजर कर सकते हो, आप वाई एक्सिस के लॉन्ग भी स्पिन मेजर कर सकते हो, आप किसी भी डायरेक्शन में स्पिन मेजर कर सकते हो। सो लेट्स रन अ थॉट एक्सपेरिमेंट वेयर वी हैव अ स्मॉल वर्ल्ड, जहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के पास डिटेक्टर है, और ऊपर से कोई ऑलमाइटी गॉड है या कोई हम ही हैं जो सिमुलेशन रन कर रहे हैं। तो हम एक ख़ास डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स भेजते जा रहे हैं, वो हमारी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, और सब्जेक्ट्स का ये काम है कि उन्होंने वर्कआउट करने के वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो कंटिन्यूसली आ रहा है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। उनको डायरेक्शन का नहीं पता। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ
that they have to work out and the only thing they have is their own detectors. अच्छा, अब कोई एक साहब जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिटेक्टर लगाते हैं, उनके पास स्पिन अप आ जाती है, वो कहते हैं कि अच्छा ये जो ऊपर से हदायत आ रही है या जो स्पिन आ रहा है वो स्पिन अप है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसका कंपोनेंट है। दूसरे साहब जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग मेजर करते हैं, वो कहते हैं नहीं ये स्पिन डाउन है वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इस तरह से हर एक का डिफरेंट रिजल्ट होगा, हर एक का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा और वो सारे करेक्ट होंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि वो सारे के सारे करेक्ट होंगे। इवन अगर दो साहब हैं, उन्होंने एक ही डायरेक्शन के अंदर रख लिया अपना डिटेक्टर, दोनों ने स्पिन एक्स को मेजर किया, तो ये मुमकिन है कि एक के पास स्पिन अप आए और दूसरे के पास स्पिन अप आए, स्पिन डाउन आए। ये दोनों भी एक टाइम पे ट्रुथ सही होंगे। ये क्यों सही होंगे कि जो असल में ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है दोनों का उसके साथ ओवरलैप है और ये बस रैंडम चांस है कि एक के पास स्पिन अप आ गया, एक का स्पिन डाउन आ गया। तो इस वर्ल्ड के अंदर कोई बंदा गलत नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें एक सिर्फ गलत डायरेक्शन है। वो गलत डायरेक्शन कौन सी है? वो गलत डायरेक्शन ये है कि सपोज जो बंदा भेज रहा है, पार्टिकल भेज रहा है, उसने कोई एक खास डायरेक्शन जिसमें आपका स्पिन सेट की है, लेट्स कॉल दिस गॉड डायरेक्शन। वो उसको पता है कि गॉड डायरेक्शन कौन सी है। अब ये हो सकता है कि कोई बंदा जो है ना, फॉर एग्जांपल वो गॉड डायरेक्शन जो है ये डायरेक्शन है और यहां पे स्पिन अप है। इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू गेट नेगेटिव स्पिन या स्पिन डाउन इन दिस डायरेक्शन। जो गॉड डायरेक्शन है ना, पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सको कि जिसमें आपके पास ये स्पिन डाउन आ जाए। सो यू कैन नॉट बी रॉन्ग, एवरीबॉडी इज करेक्ट। रॉन्ग होने का सिर्फ एक तरीका है, वही तरीका है कि आप झूठ बोल रहे हो, यू आर डिसऑनेस्ट, या आपने एक्सपेरिमेंट नहीं सेट किया। तो इससे मैं ये चीज़ शेयर करना चाह रहा था कि हमारे वी कैन ऑल बी राइट एट द सेम टाइम। इंटरप्रिटेशन पे भी डिपेंड करता है ना कि आप एक रियलिटी को आप अपने तौर पे इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो वो यू कैन गो इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा जी आपका। थैंक यू, थैंक यू। आई कैन स्टे फॉर डिस्कशन। अगर आप मैंने अपना ईमेल शेयर किया है, आप उसके ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हो। ये hackernoon.com, उसके ऊपर मैंने इनके ऊपर लिखा हुआ है, आप उनको पढ़ सकते हो। उस पर भी आप डिस्कशन करना चाहो तो कर सकते हो। और अभी भी अगर आप मजीद कोई हम करना चाहें तो आई एम अवेलेबल। हाँ, नहीं वो मुझे थोड़ा सा लगा है, मुझे हाँ इसमें तो ये इस पे सबसे बड़ी ब्यूटी बात ये कि जो आपने आखिरी पॉइंट बताया ना, सब्जेक्टिविटी को स्पेस दिया आपने। साइंस सब्जेक्टिविटी को स्पेस नहीं देता आमतौर पे। जो क्लासिकल साइंस है वो सब्जेक्टिविटी को स्पेस नहीं देता, वो तो ऑब्जेक्टिविटी पे बिलीव करता है। और ऑब्जेक्टिविटी मतलब हाँ, ये वही चीज़ है ना कि जो हम लोग रियलाइज नहीं करते कि मतलब क्वांटम वर्ल्ड में एवरी सब्जेक्ट, जो एक फोटॉन है वो कोई एक ही जगह पे डिटेक्ट होगा। अगर हम देख रहे हैं तो किसी एक बंदे को नजर आएगा, सबको नजर नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है। सॉरी। अच्छा, एक तो दूसरी बात है कि चरण वैसे तो एक कंटिन्यू रहेगा कि हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमें पार्टिकल का पाथ फंक्शन, वो पाथ फंक्शन नहीं है, जबकि बाकियों में जो आपने बाल की एग्जांपल और लाइट की एग्जांपल दी है, और वो पाथ फंक्शन होता है जो कन्वेंशनल या जो आपकी फिजिक्स है, क्योंकि वी डोंट नो कि वो किन स्टेट से गुजरता है। शायद ये वजह है, या इसको सिंप्लीफाई करना। हाँ, इसका जो ट्रेजेक्ट्रीज है, अगर जो ट्रेजेक्ट्रीज है जो जिसको आप पाथ बोल रहे हो, अगर ये मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट है ना, पाथ फंक्शन है या पाथ फंक्शन नहीं है। एक फिजिक्स में पाथ इंटीग्रल की बात करते हैं, वो पाथ फंक्शन से मतलब क्या चीज कह रहे हैं, जिसका इफेक्ट, पाथ का इफेक्ट आता है उस पार्टिकल पे या उस बॉडी पे, तो हम कहते हैं कि ये पाथ फंक्शन है, कि पाथ इसमें एक्स से वाई पे गुजरा है, वाई से जेड पे गया है, तो इसके जो हाँ मतलब पाथ इंफॉर्मेशन। हाँ। अच्छा, इसको हम इस तरह से कहेंगे कि हम बोलते हैं विच पाथ इंफॉर्मेशन, कि कौन सा पाथ फॉलो किए। अगर तो फोटॉन यहाँ पे मौजूद है और फिर वो उस कुर्सी तक उसने जाना है, अगर मैं ये बता सकूं कि वो किस पाथ को उसने फॉलो किया है, तो देन देयर विल बी नो इंटरफेरेंस, देन इट विल बी प्रेडिक्टेबल। इट विल बी प्रेडिक्टेबल। ये वो होगा जो क्लासिकल वर्ल्ड है। और अगर मैं ये नहीं बता सकूं कि उसने कौन सा पाथ फॉलो किया है, वो सारे के सारे पाथ्स उसने फॉलो किए हैं, तो दैट विल बी क्वांटम वर्ल्ड। ठीक है, सारे पाथ फॉलो किए, सारे पाथ, हर पाथ पे कोई ना कोई एम्पलीट्यूड मौजूद है, हर पाथ पे कोई ना कोई एम्पलीट्यूड मौजूद है। और ये इस तरह से जैसे एक वेव प्रोपेगेट कर रही है। जब एक वेव प्रोपेगेट कर रही है तो हम ये नहीं कहते कि वेव जो है वो पहले इधर गई, फिर वो इधर गई, फिर वो वेव फ्रंट है वो पूरा स्प्रेड कर रहा है।
जिस तरह से वो स्प्रेड कर रहे हैं उस तरह से पार्टिकल भी सारे की सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप लोगों ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, देखा होगा। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पार्टिकल है उसको पता है कि अगली स्लिट ओपन है या बंद है। जब वो स्लिट मतलब अगर उसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, अगर हम जो है ये इंफॉर्मेशन अगर हम उसको खुद से बंद कर दें या खोल दें, अगर हम पाथ को वर्कआउट करना स्टार्ट कर दें तो इंटरफेरेंस ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम पाथ का क्वेश्चन नहीं करें तो फिर हमें इंटरफेरेंस नज़र आएगा। तो ये जो वो जो मैंने दिखाई थी ना एक, वो बात जो है एसेंस है इस सारी की सारी कहानी का। जो नेचर हमें प्रिटेंड करती है, जो हमें दिखाती है, वहाँ पे ट्रेजेक्ट्रीज मौजूद है, वहाँ पे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, वहाँ पे और तरह की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। और जो नेचर खुद अपने लिए इस्तेमाल करती है वहाँ पे एम्पलीट्यूड्स मौजूद है, वहाँ पे ट्रेजेक्ट्रीज नहीं है, और वहाँ पे और तरह की प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं। और अब हम इस काबिल हुए हैं कि नेचर को उस जगह पे जाके हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है जहाँ पे जो उसने जब से मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, नॉलेज स्टार्ट हुआ है, तो हमें नहीं पता था इन चीज़ों का, लेकिन अब हम वो जान रहे हैं, वो हम नेचर के मिस्ट्रीज को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसमें एक और चीज़ जो चूँकि आप इंटरेस्टिंग है तो बोल ही लेते हैं, तो माजरत के साथ अगर आई एम वेरी सॉरी जो लोग जो है हाँ, उसमें चूँकि अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं अगर ऐसा कोई ऐसे बीइंग बन जाऊं जो कि इस कायनात से बहुत दूर चला जाऊं, बहुत दूर, और मुझे ये कायनात एटम के लेवल तक लगे, या फिर आप कह लें कि एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स लगे, और मुझे न्यूक्लियस की फोर्सेस का बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि मैं इतना दूर हूँ कि आई कैन नॉट फील, आई कैन नॉट इवन डिटेक्ट। मैं ग्रेविटेशन को किसी हद तक देख लूँगा, लेकिन इवन चार्जेस को भी शायद मैं शायद मैग्नेटिक फील्ड से शायद मैं देख लूँ, लेकिन नीचे जो न्यूक्लियस का जो इंटरेक्शन है वी कैन नॉट डिटेक्ट। मैं इतना दूर हो चुके मैं। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल से इतने दूर हैं रिगार्डिंग द मतलब कि जो भी हमारे सेंसेस जो जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स में, क्लासिकल वर्ड में उसको यूज़ करते हैं, मतलब टच है, 5 सेंसेस हैं, क्योंकि ये 5 सेंसेस से नीचे चले गए ना, तो उस केस में मुझे जो ये हमारे लिए प्रेडिक्टेबल है या क्लासिकल फिजिक्स है, उस केस में तो वो मेरे लिए क्वांटम फिजिक्स बन जाएगी। हाँ देखो, जो पॉइंट पता है क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिसिंग इंफॉर्मेशन एंड एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ये चीज़ नहीं है कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन है ही नहीं। अगर इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो ये क्वांटम वर्ल्ड है। अगर इंफॉर्मेशन है, आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, शायद मतलब इंफॉर्मेशन है, जैसे कॉइन को टॉस करने वाली है ना, इंफॉर्मेशन मौजूद है, हमारे पास नहीं है, तो वो उसको क्वांटम नहीं बना देगा। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन डजंट मेक इट क्वांटम, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मेक्स इट क्वांटम, मिसिंग इंफॉर्मेशन डजंट मेक इट क्वांटम। अगेन एब्सेंस, हमारे पास इंफॉर्मेशन, आप जितना दूर चले गए, किसी और गैलेक्सी पे चले गए, कहीं और चले गए, और वहाँ से आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके पास बड़ी मतलब शेडोई किस्म की आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, आप कोई सही पिक्चर नहीं बना पा रहे हो, डेट विल नॉट मेक इट क्वांटम बिहेवियर। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन तो मौजूद है, इंफॉर्मेशन तो है। अगर आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट हो ना, तो एक बड़ा आजकल बड़ा फेमस पैराडॉक्स चल रहा है, उस पर लोग बात करें, विग्नर्स फ्रेंड पैराडॉक्स। उसको ये बेसिकली जो है ना, रियलिटी, क्वांटम वर्ल्ड की रियलिटी बहुत डिफरेंट है, जो जिस पे आज हमने थोड़ी सी बात की है ना, तो ये इट रियलिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। जिस तरह से हमने बात की कि फोटोन स्पिन आ रही है, तो अगर आपने इस तरह मेजर किया तो रियलिटी इधर हो गई, आपने किसी और डायरेक्शन में मेजर किया तो रियलिटी इधर हो गई। तो जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते जाते हो, रियलिटी चेंज होती जाती है। तो रियलिटी इटसेल्फ इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो उसके अंदर आजकल एक पैराडॉक्स आ रहा है, उस पैराडॉक्स में वो इसी तरह की बात करता है जैसे आपने बात की है कि विग्नर एक बंदा है, वो कोई एक क्वांटम एक्सपेरिमेंट करता है, और बेसिकली चीज़ क्या है कि एक लैब है, उस लैब के अंदर क्वांटम एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और विग्नर का फ्रेंड जो है उस लैब के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, और विग्नर जो है वो लैब से बाहर है। तो अब फ्रेंड जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट आएंगे, मतलब बेसिकली पैराडॉक्स ये कहते हैं, और जो विग्नर बाहर है उसके पास जो रिजल्ट है वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो इस पैराडॉक्स को मैंने मतलब इसको मजीद भी पढ़ना है, मैंने आपसे पहले शेयर कर दिया, लेकिन इसके अंदर भी इसको समझने के लिए ना, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट कि इंफॉर्मेशन जो है मौजूद है कि इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर तो विग्नर के फ्रेंड के पास इंफॉर्मेशन है, आल्दो विग्नर के पास नहीं भी है, तो इंफॉर्मेशन तो है, मौजूद है,
तो लिहाजा फिर यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन मौजूद है तो इट्स नॉट अ क्वांटम सिस्टम एनी मोर। जब आपने मेजरमेंट कर ली तो फिर वहाँ पे आपका वेव फंक्शन कोलैप्स कर गया, आपके पास वहाँ पे जो है क्वांटम सिस्टम ceases to exist। a quantum system once you get the information of the the path। जो उसको रैंडम बना रहा है, जिस वजह से वो रैंडम है, अगर उसकी आपको इंफॉर्मेशन आ गई तो इट्स नॉट क्वांटम। ये मेरा कहना है। बस आ गई हो तो आपकी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों की पेशेंस का। आई एम वेरी सॉरी मैंने आप लोगों का बहुत टाइम लिया। नहीं शुक्रिया। एक चलें जाते जाते सिर्फ कंक्लूजन में जस्ट टू वाइंड डेटा, जो क्वांटम वर्ल्ड है इट इज़ फंडामेंटली प्रोबेबिलिस्टिक। आज की गुफ्तगू से हमें पता चला प्रोबेबिलिटीज में डील कर, हाँ रैंडम इवेंट्स और उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने पे। और दिलचस्प चीज़ ये है कि आइंस्टाइन जो है इस आइडिया से बड़े वो रिलक्टेंट थे उसको मानने से, गॉड डजंट प्ले डाइस, और ये कि वो डिटर्मिनिस्टिक यानी यूनिवर्स के लाज हैं वो गालिबन उसको डिटर्मिनिस्टिक कंसिडर कर रहे थे। करीबन 125 बरस हुए हैं ये क्वांटम थ्योरी को आए हुए, और ये वो अरसा है जिसके अंदर हमने जो मादी तरक्की है, ये जो साइंटिफिक या जो टेक्नोलॉजी की जो तरक्की है वो बहुत हाई पेस में गई है। और क्वांटम थ्योरी आने से पहले गालिबन एक ख़्याल था कि हमने बहुत मालूमात हासिल कर ली और हम यानी कुल के नज़दीक पहुंच गए जो मादी दुनिया के जो हक़ाइक़ हैं। लेकिन इन 125 बरसों में जहाँ तरक्की हुई है वहाँ हमने या इंसानी शऊर ने ये भी जाना है कि हम जितना ज़्यादा जान रहे हैं हम ये रियलाइज़ करें कि हमारा इल्म उतना ही कम है और हमें ये सफ़र जारी रखना है, ये जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है उसको फॉलो करते हुए। आज आपने क्वांटम वर्ल्ड जो इतनी बड़ी दुनिया है उसके बारे में एक बड़ी इंस्पायरिंग टॉक दी, और ख़ास तौर पे जो आखिरी हिस्सा रहा है सेशन का उसमें बड़े दिलचस्प जो है वो मुबाहिस जो है वो सामने आए। तो आई थिंक ये क्यूरियोसिटी और ये जो एक गुफ्तगू का जो यानी एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते की तरफ आपकी जो सोच का सफ़र होता है, यही एक किसी भी डिस्कशन की कामयाबी की मेरा ख्याल है इलामत होती है, और इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आई होप कि आप इतनी दूर से आए, आप बाद में भी आते रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू। मैं लाहौर से आया हूँ, नहीं लेकिन मैं सिर्फ इस काम के लिए नहीं आया, मैं वैसे भी आया हूँ तो इसका मौके का फ़ायदा उठा के मैं यहाँ पर। चलिए आप दोबारा भी जब किसी भी काम से आएँ तो फिर आप ये काम भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। You love it. That's why. Thank you. Thanks.